सबसे पहले कैसा महसूस कर रहे हैं, जो पहला सांस्कृतिक महोत्सव जो हो रहा है चंडिका स्थान में, उसमें आपका कार्यक्रम है? पहली बार महोत्सव में मेरा जाना ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है। आपका नाम जो है वो क्या है, बताइए पहले। नाम सुनील छैला बिहारी। छैला बिहारी कहाँ से मतलब शुरू हुआ? कोई समझे हमका बंगाली, कोई समझे हमका पंजाबी, ना हम बंगाली भैया ना हम पंजाबी, ना हम पंजाबी पुत्र हो जी, अरे हम हैं छैला बिहारी बबुआ, हम हैं छैला बिहारी। तो उनको छैला बिहारी अच्छा लगा हुआ तो हमारे म्यूजिक डायरेक्टर ने लिख दिया छैला बिहारी। आपने कहा कि ये नाम कैसे पड़ा था, हमने एक गाना लिख दिया और तब से वो टाइटल मेरे म्यूजिक डायरेक्टर श्री चरणजीत आहूजा जी ने लिख दिया छैला बिहारी, तो हमने उसके आगे खाली सुनील लगा दिया, सुनील छैला बिहारी हो गया। जैसे कह रहे कि आप मुंह से म्यूजिक देते थे, हाँ, हाँ। तो वो ये कहीं देखे थे, सुने थे? नहीं, ये हम कहीं नहीं सुने थे। हमने कहा कि हम वो चीज करते हैं या करते थे शुरू से, हाँ। जो हम कहीं नहीं देखेंगे। पहली बार कब लगा कि सक्सेस हो गए? जो बचपन में गाते होते थे गली मोहल्ले में, स्कूल के फंक्शन में, और जो ताना वाना सब मारते थे, वो सब सुनसान का ऐसा कब लगा पहली बार? 96 में आया तो लगा कि लग गया कि लेकिन आपने जो कहा कि कब लगा कि मैं सक्सेस हो गया, तो 96 में जब ये एल्बम चला, लागल छे प्यार के बुखार चलन चले गंगा के, पर उसके बाद लगा कि हाँ मैं सक्सेस तो हो गया हूँ। अब सक्सेस का पैमाना जो भी हो, कई बार होता है कि कितना बड़ा सक्सेस। तो आप ये जान लीजिए कि अंगिका का पहली बार मैंने एक एल्बम गाया जो भोजपुर में भी सुना जाता था, बॉम्बे में भी सुना जाता था, झारखंड में भी सुना जाता था, नेपाल में बजता था। ये बहुत बड़ी बात। आप रेगुलर कह रहे हैं कि आप अंगिका भाषा से हैं, उसी भाषा में गाना गाते हैं? हाँ। हैं? तो अंगिका जो है वो मैथिली का अंग है। देखिए क्या मानते हैं मैं बताऊं प्यार के बुखार की मैंने प्लानिंग कैसे की। जब मैं गाना गा रहा था भोजपुरी में तो हमको बहुत सफलता नहीं मिल पा रही थी, तो मैं एक बार कहीं ट्रेन में सफर कर रहा था, मैं सोचा क्या करूं, तो कोई आदमी अखबार पढ़ रहा था। मुझे ऐसा लगता है कि वो अखबार हिंदुस्तान का था, हिंदुस्तान अखबार। मैं पढ़ रहा था तो उसमें एक आर्टिकल मैंने देखा जिसमें लिखा हुआ था कि अंग प्रदेश के अंतर्गत 22 जिले आते हैं। हम तो समझते थे कि हमारी भाषा अंगिका नहीं है, लेकिन अगर ये इतने जिले हैं, 22 जिले, उस समय 22 जिले अगर अंगिका के अंतर्गत आते हैं, तो मैं अगर इन जिलों को बेस करके बनाऊंगा तो 1 लाख तो ऐसे ही एल्बम बिक जाएगा। तो प्यार के बुखार की जब प्लानिंग चल रही थी सूर्या के साथ, तो मैंने कहा था कि 1 लाख से कम बिकेगा तो मैं खुदकुशी कर लूंगा। तो सूर्या कंपनी को मैंने यही बोला था कि हमारी एक भाषा है अंगिका, जिसपे मैं एक प्रोजेक्ट बना रहा हूँ। तो बोले कि क्या है भाषा, ये भाषा क्या है? हम उनको बोले थे आप जो बोल रहे हैं यही अंगिका है। तो बोले नहीं, ये तो मैं मैथिली और बज्जिका का टच बोलता हूँ, क्योंकि मुजफ्फरपुर के थे तो मुजफ्फरपुर में बज्जिका और उनकी माँ मिथिलांचल की थी। तो हमने कहा कि बस आप ये जान लीजिए कि आप जो बोलते हैं ना ऐसी एक भाषा अंगिका। तो मैंने कहा कि आपके पास एक समय अगर 2 मिनट देंगे तो मैं आपको गाना सुनाओ। तो मैंने वो सुनाया था, अरे मंगने रहिए गोर गोर मिल गले कार की, हमारा किस्मत में लिखल रहे यह लड़की। तो बोलते हैं ये तो अच्छा है, ये तो सबको समझ में आएगा। हमने कहा मैं तो लिखता भी ऐसा ही जो सबको समझ में आए। थोड़ी देर पहले विनय बिहारी जी का जो है जिक्र किया था, वो एक शो में बोले कि मैथिली जो है उससे क्या आकार का है। अच्छा। हाँ, अब भोजपुरी जो है पूरा फुटबॉल के साइज का है। ठीक है। तो जब मैथिली को स्थान मिल गया तो भोजपुरी को तो हाँ नहीं, वो अगर भोजपुरी को नहीं मिला तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन मैथिली को मिल गया तो बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा भोजपुरी पे लेके चलते हैं। सिनेमा तो आप भी किए हैं भोजपुरी का, तो दूर काहे हो गए? क्या हुआ आखिर, मतलब कहाँ छूटा मामला, कहाँ पकड़े थे या कहाँ छूट गया? देखिए इतनी देर की बातचीत में आपको लगा कि मैं होमवर्क बहुत करता हूँ, मैं हार्ड वर्क करता हूँ, मैं हवा में कोई बात नहीं करता हूँ। ठीक है। टी सीरीज ने मुझे 2 फिल्मों के लिए साइन किया था। साइनिंग अमाउंट आज भी किसी लिफाफे में बंद होगा, मैंने वो साइनिंग अमाउंट भी नहीं छुआ। 2 फिल्मों के लिए उन्होंने साइन किया मुझे, एक भोजपुरी एक अंगिका आपको लेकर बनाएंगे। लेकिन मेरा दुर्भाग्य क्या था कि उन्होंने ये कह दिया कि हम सिर्फ पैसा लगाएंगे, सारा काम आप करेंगे, मतलब स्टोरी सिलेक्शन भी हम करेंगे, सब कुछ हम करेंगे, आपके मार्गदर्शन में बनेगा, आप जैसा चाहिए। क्योंकि वो उन्होंने कहते हम तो कुछ जानते ना। गाने तो आपके भी डबल मीनिंग आते थे ना? कौन से? एक गाना बताइए। वो भैया के साली उली वाला जो था। कौन सा भैया के साली? भैया के साली प्यार के आपने रेट मांगे ले, विनय बिहारी लिखा है। अरे गाया आपने ना। मेरे जीवन में मैंने आज तक जितना भी गाना लिखा, किसी में मैंने चुम्मा शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। और जितनी बार मैंने गाया होगा वो जरूर किसी न किसी और का राइटर कर रहा होगा। और विनय बिहारी एक ऐसा राइटर रहा मेरे जीवन में जो पूरा एल्बम बनाते थे। ये बिहार के कलाकारों का दुर्भाग्य क्या है, बिहार के कलाकारों का, कि बिहार में अभी तक कोई सरकार ऐसी नहीं बनी जो कलाकारों के बारे में सोचे। और उत्तर प्रदेश का एक सौभाग्य कहिए कि वहां सरकार कोई भी बने, इवन मुलायम सिंह साहब भी थे तो कलाकारों को सब्सिडी दिया जाता था, मायावती थी तो भी कलाकारों को सब्सिडी दिया जाता था, और अभी योगी जी हैं तो बल्ले बल्ले। दुनिया में सुंदर भारत देश गे बहिना, भारत में सबसे पावन अंग प्रदेश गे बहिना। अब इसमें मैंने चर्चा की थी कि पर्यटक स्थल की चिंता कौन करेगा। हम अपने संगीत के माध्यम से विकास की बात करते हैं अक्सर। उसमें मैंने कहा है कि मैंने एक बार अखबार में पढ़ा था कि मुंगेर में बहुत सारा पर्यटन स्थल है जिस पे सरकार अगर चाहे। आपको मैं बताऊं, मैं ढूंढते गया जमालपुर में जो ऊपर में झरना है, इतना जबरदस्त झरना है। अगर आज वो झरना बिहार में नहीं होता ना तो वो इतना बड़ा मैंने पहाड़ पे आपको 3-4 घंटा लगेगा चढ़ने में, और वहां पे इतना जबरदस्त झरना, और ये जमालपुर में है। महोत्सव में जो आने वाले दर्शक हैं या जो भी दर्शक आएंगे, क्या कहना चाहते हैं दर्शकों के लिए? मैं ये कहूंगा कि ठंड तो है, इतनी ठंड है कि इसमें इंटरव्यू देने में भी कष्ट है, और आपको प्रोग्राम देखने भी आएंगे तो आपको कष्ट होगा, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि आप आइए। सरकार का कार्यक्रम है, गाइडलाइन अनुशासन है, उसको भी बरकरार रखेंगे, और उसको बरकरार रखते हुए आपका भरपूर मनोरंजन करेंगे। हम भी यही बोलेंगे कि देखिए ठंडा तो है ही, लेकिन आप व्यवस्था सब लेके आइए, थोड़ा चद्दर उधर एक आध को ज्यादा ले आइए, कान ढक लीजिए, नाक जो है वो ढक लीजिए, 2-3 को स्वेटर उटर पहन के एकदम टाइट होकर के आइए, बढ़िया से बैठ के देखिए, दोस्तों संग भी देखिए। नमस्कार, मेरा नाम अखिल मल्होत्रा है और आप देख रहे हैं सहरसा नाउ। अभी दोस्तों आप लोगों को जिस शख्सियत से मिलवाने वाले हैं वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। गायक है
अभिनेता हैं, राइटर हैं, गाना लिखते भी हैं, गाते भी हैं, म्यूजिक डायरेक्टर भी हैं, म्यूजिक भी बनाते हैं। खगड़िया की मिट्टी से निकले हैं और मुंबई तक जो है अपना डंका बजवाए हैं। हाँ, बात कर रहे हैं हम सुनील छैला बिहारी की, और इस नाम से जो है आप वाकिफ होंगे। तो दोस्तों उनसे आज मिलवाते हैं। क्या है कि विराटपुर में एक मंदिर है, वहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है, एक महोत्सव हो रहा है, उन्हीं में उनका कार्यक्रम है। और इसी कड़ी में जो है हम आए हैं उनके गांव, उनके घर पे उनसे बातचीत करने के लिए। खगड़िया जो जिला है उसी में एक गांव है पौरा, उनके गांव आए हैं, उनके घर पे। आइए बातचीत करते हैं, आपको मिलवाते हैं। सारसानों में बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। है तो आपके घर पे, लेकिन स्वागत हम कर रहे हैं सारसानों में। सारसानौ में मेरा स्वागत, मेरे घर पे, मेरे गांव में आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। शुरू करते हैं पहले माँ चंडिका का जो मंदिर है वहां पर आपका महोत्सव हो रहा है जी। और ये बहुत चर्चा में अभी चल रहा है क्योंकि 2 तारीख को होना है। एकदम नए साल का की जो शुरुआत है माँ चंडिका के आशीर्वाद से जो है एकदम पूरा क्षेत्र जो है वो आशीर्वाद जो है वो लेंगे माँ चंडिका का। और आपको सौभाग्य मिला है क्योंकि वहां पर आज से 5 महीना पहले महोत्सव की जिस समय मांग हो रही थी, मैं उस वक्त वहां पर रिपोर्टिंग किया था, लोगों से बातचीत किया था कि क्या उनकी मांगे हैं, क्या क्या जरूरतें हैं। तो उसमें जो है बहुत लोगों ने चर्चा किया था कि महोत्सव यहाँ कितना ज़रूरी है, क्या अहमियत है चंडिका स्थान का। और आज वो चंडिका स्थान में महोत्सव हो रहा है और पहले महोत्सव में आप पहले एक ऐसे यहाँ के स्टार हैं, आप तो पहले से स्टार रहे हैं यहाँ के, और आपका जो है वहाँ पर प्रथम जो है कार्यक्रम आप ही के भाग्य में था। सबसे पहले कैसा महसूस कर रहे हैं, ये जो पहला सांस्कृतिक महोत्सव जो हो रहा है चंडिका स्थान में, उसमें आपका कार्यक्रम है? अच्छा, मुझे ये पता नहीं था कि ये पहला महोत्सव है। मुझे लगता था कि मेला तो सरकारी, मेला का तो सरकारीकरण बहुत पहले ही हो चुका है। नहीं, ये महोत्सव नहीं था वहाँ विराटपुर में। अच्छा, नहीं सरकार की तरफ से तो ये मेला लगते रहा है कि नहीं? नहीं। अच्छा, तो तब तो रियली मेरा ये सौभाग्य है। मैं ऐसा समझता था कि ये जो विराटपुर चंडी स्थान है, यहाँ पे सरकार की तरफ से मेला लगाया जाता है। मुझे बहुत दिनों के बाद में ऐसा मौका मिला है, मुझे ऐसा लगता था। लेकिन चलिए आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। अगर ये पहली बार महोत्सव हो रहा है और पहली बार महोत्सव में मेरा जाना, ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है। और ये जो विराटपुर वाली चंडी माँ है, यहाँ से हमारा एक विशेष लगाव भी रहा, क्योंकि यहाँ पर हमारा एक चंडी का स्थान है। तो हम लोग की कुलदेवी चंडी माँ ही है, काली चंडी। तो हम लोग चंडिका माँ की पूजा करते हैं, घर में माँ काली की पूजा करते हैं और बाहर गांव में चंडिका माँ की पूजा करते हैं। और वहाँ भी चंडिका माँ है, तो हम वहाँ जाते रहते थे पूजा करने के लिए। मैं कई बार गया हूँ विद फैमिली वहाँ पूजा करने। तो आज अगर वहाँ हमें प्रोग्राम करने का मौका मिल रहा है तो ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है। और भी इसलिए अच्छा लग रहा है कि ये जो इलाका है जो सहरसा मधेपुरा का, तो मुझसे जब कोई पूछता है, तो हम लोग सब जगह जाते हैं तो भीड़ तो होती ही है, लेकिन कई बार लोग हमसे पूछते हैं ये सवाल कि सबसे ज़्यादा भीड़ कहाँ होती है, तो मैं बोलता हूँ सहरसा और मधेपुरा में। क्योंकि सहरसा और मधेपुरा के लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए ज़्यादा तादाद में लोग आते हैं वहाँ सुनने के लिए। और कोई ऐसा शहर है जिसे जहाँ सबसे ज़्यादा बार मैं गया हूँ तो वो पूर्णिया है। तो पूर्णिया के लोग बहुत बार बार बुलाते हैं। तो ये इसलिए इस इलाके का बहुत महत्व है हमारे लिए। और हमको आज अगर पहली बार महोत्सव में हमको मौका मिला है तो ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है। मैं जिला प्रशासन को, बिहार सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ मुझे बुलाने के लिए। चलिए, ये तो हो गई महोत्सव की बात जो 2 जनवरी को होना है। वीडियो के माध्यम से हम भी आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप आसपास हैं तो ये महोत्सव में ज़रूर आइए, है ना, पूजा पाठ कीजिए, मेला घूमिए और इनका जो कार्यक्रम है वो देखिए, इनके गाने पे झूमिए। हाँ, तो ये तो हो गई। अब थोड़ा सा शुरू से शुरू करते हैं जी। आपका नाम जो है वो क्या है बताइए पहले? नाम सुनील छैला बिहारी। छैला बिहारी कहाँ से मतलब शुरू हुआ? देखिए, जब मैंने लिखने की शुरुआत की अपने एक मित्र के साथ, हमारे मित्र का नाम है सुधीर चंद्र झा, श्री सुधीर चंद्र झा या आदरणीय सुधीर चंद्र झा जी, उनके साथ मैं जब लिखता था, तो जैसे आजकल ये रंगदारी सॉन्ग चल रहा है ना, तो शुरू में हम लोग इस तरह के गाने लिखा करते थे। अच्छा। तो हम लोग पहली बार एक गाना लिखे जिसे कि कोई समझे हमका बंगाली, कोई समझे हमका पंजाबी, ना हम बंगाली ना हम पंजाबी, हम है छैला बिहारी। मेरा लुक देख के और मेरा हाव भाव देख के लोग मुझे समझ नहीं पाते थे ज़्यादातर कि मैं बिहारी हूँ। अभी तो मेरी बातचीत में बिहारी टोन ज़्यादा आता है, क्योंकि मुझे बाद में लगा कि नहीं,
मेरे लिए बहुत बुरी बात है कि मुझसे बात करके लोग नहीं समझ पाते कि ये बिहारी है। तो मैंने बिहारी टोन को डेवलप किया। एक समय था कि मुझसे लोग बात करके पकड़ नहीं पाते थे, तो कई बार हमसे लोग पूछते थे तुम बिहारी हो कि पंजाबी हो, ऐसे करके। तो मैंने कहा अरे बड़ा अच्छा, ये इस पर गाना लिखते हैं हम लोग। तो इस पर हमने गाना लिख दिया कि कोई समझे हमका बंगाली, कोई समझे हमका पंजाबी, ना हम बंगाली ना हम पंजाबी, हमें छैला बिहारी। इसके साथ में एक और गाना हम लिखे थे, हम दोनों मित्र, हम हैं बिहार के वासी भैया, रंगदार इंडिया बेसिस के। वो गाना मैं कभी गाया नहीं, क्योंकि लिखने के समय तो लिख दिया, लेकिन धीरे धीरे करके सोच डेवलप हुआ कि हम हैं बिहार के वासी भैया, रंगदार इंडिया बेसिस के। तो रंगदार शब्द जो आता है ये कहीं ना कहीं घमंड या अहंकार को दिखलाता है, तो ऐसा गीत नहीं गाना चाहिए। लेकिन आजकल के कलाकारों को इस बात का एहसास नहीं होता है। तो जब ये गाना हमने लिखा और जब मैं गया, ये सोनोटॉन कंपनी थी दिल्ली में, वहाँ पे गया मैं ऑडिशन देने, तो उन्होंने मुझे डेट दे दिया, रिकॉर्डिंग की डेट दे दी, और उसमें उन्होंने लिख दिया छैला बिहारी, क्योंकि वो गाना ना, कोई समझे हमका बंगाली, कोई समझे हमका पंजाबी, ना हम बंगाली भैया ना हम पंजाबी, ना हम पंजाबी पुत्र हो जी, अरे हम हैं छैला बिहारी बबुआ, हम हैं छैला बिहारी। तो उनको छैला बिहारी अच्छा लगा होगा, तो हमारे म्यूजिक डायरेक्टर ने लिख दिया छैला बिहारी। बाद में 1 महीने के बाद जब मेरी रिकॉर्डिंग शुरू हुई, तो जो रजिस्टर बनता है, तो उसमें उन्होंने कहा तेरे से मैंने नाम तेरा पूछा ही नहीं। मैंने कहा अच्छा, आपने लिख दिया छैला बिहारी, तो उसके आगे सुनील लगा दीजिए, तो सुनील छैला बिहारी हो गया। उसके बाद वो सब जो बाकी गाना, हाँ एक बाद में गाना आया, मैं बिहार का छोरा, तू छोरी बंगाल की। इसमें मैंने, चूंकि उसमें रंगदारी वाली कोई बात नहीं थी, या तू छोरी बंगाल की अगर मैंने कहा है, तो उसमें ऐसा भी नहीं था कि हम बंगाली लड़कियों को बहुत हेय दृष्टि दिखलाते हैं, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि तब तक मेरे अंदर ये बात आ गई कि नहीं, आप संगीत के माध्यम से जितना हो सके हम अपना भी गुणगान करें, लोगों को भी अच्छा से अच्छा दिखाने की कोशिश करें। तो वो गाना मैंने नहीं गाया। तो वही आपने कहा कि ये नाम कैसे पड़ा, था हमने एक गाना लिख दिया, और तब से वो टाइटल मेरे म्यूजिक डायरेक्टर श्री चरणजीत आहूजा जी ने लिख दिया छैला बिहारी, तो हमने उसके आगे खाली सुनील लगा दिया, सुनील छैला बिहारी हो गया। और इसमें एक फायदा भी है, हाँ, कि दूसरी बात यह भी है कि मैं इस तरह के गाने गाया, मेरा नाम पड़ गया, क्योंकि मैं थोड़ा सा ये जो टाइटल, जो आपके टाइटल से पता चल जाता है कि आप किस जाति के हैं, और जाति विद्वेष जो धीरे धीरे करके बढ़ते ही जा रहा, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप कम हो रहा, ये बढ़ते जा रहा, तो इसका मैं विरोधी व्यक्ति हूँ। क्यों बताना, अगर जरूरत नहीं है तो मैं क्यों बताऊं कि मैं किस जाति का हूँ। रंगदारी वाला गाना गा देते, थोड़ा फेमस हो जाते। नहीं, हमको अब तो प्रधानमंत्री जी भी एकदम मंच पर से जो है, लेकिन आप सोचिए कि प्रधानमंत्री जी को बोलना पड़ा, तो हम ऐसा काम क्यों करें जो एक प्रधानमंत्री को बोलना पड़ता है कि वोट को कन्वर्ट करने के लिए, तो हम ऐसा क्यों एहसास दिलवाएं। और अब तो खैर अब तो ये समझदारी डेवलप हो गई है कि हमारे अंदर अहंकार नहीं होना चाहिए, हमारी किसी भी बात में कुछ भी ऐसी बात हम नहीं करें जिससे हम कोई सामने वाले के लिए बहुत अहंकारी व्यक्ति है। गाना, अभी गाने का जो शुरुआत है जी, वो कैसे मन में आया कि गायक ही बनना है? हाँ, ऐसा होता था कि मैं प्रोग्राम देखने का शौकीन बचपन में भी था और आज भी हूँ। आज भी अगर मैं कहीं भी किसी का कार्यक्रम होता है ना, तो मुझे मन करता है मैं रात भर बैठ के देखता रहूँ। मतलब अगर मुझे डिस्टर्ब नहीं करे तो मैं साधारण से साधारण कलाकार का रात भर बैठ के प्रोग्राम देख सकता हूँ। मुझे मेरे में इतना कैपेसिटी है, मैं उकताता नहीं, क्योंकि मैं हर कलाकार से कुछ न कुछ सीखता हूँ, हर व्यक्ति से कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करता हूँ। तो संगीत से इसका मतलब लगाव रहा शुरू से। जब भी मैं किसी का प्रोग्राम देखने जाता हूँ, तो वहाँ बैठ के ये भी देखता था, सुनता था, सोचता था कि काश मैं भी ऐसे गाऊँ, मुझे भी लोग सुनने आए। तो गाने का शौक रहा है। अब कैसे हुआ ये हम नहीं बता सकते, क्योंकि हम लोग के खानदान में, परिवार में कोई गाना बजाने वाले तो थे नहीं। तो ये एक सुनते सुनते ये शौक हुआ और गाने लग गए। तो थोड़ा राइटिंग का भी शौक हुआ, राइटिंग का शौक हुआ तो लिखे। पहली बार हमने लिखा था वही प्यार के बुखार, जिसका पूरा एल्बम मैंने लिखा था, तो बहुत बड़ा हिट भी रहा। तो गा रहे हैं, लिख रहे हैं, वो बस सुनते सुनते बचपन से संगीत के प्रति एक रुझान रहा है, सुनने का, देखने का, और वो इसे देख देख के फिर गाने का भी शौक हो गया। तो कभी मतलब घर वाले नहीं बोले कि कहाँ जा रहे हो? जब बचपन में भाग भाग के जाते थे, गाते थे, तो थोड़ी परेशानी होती थी। परेशानी इन द सेंस कि जब मैं गाना गाता था, कभी मंच पे अपने गांव में प्रोग्राम होता था, मैं मंच पे चढ़ गया और मैंने गाया, तो मेरी शुरू से एक सोच है कि जो मैं बाकी लोगों को देखता था गाते हुए, वो मैं कभी नहीं करता था। ये मेरा शुरू से लोगों से अलग करना है। तो अपने गांव में क्या होता है, आदमी आएगा माइक पे, माइक को ठोकेगा, फिर शर्ट ठीक करेगा, फिर ऐसे करेगा, उसमें तुम नीचे से कोई बोलता है उबर गया गाँव में जैता गईते बेसी है ना नाटक
सजबे धजबे करते या कुछ कमेंट, तो हमको लगता था स्टेज में आके सब आदमी को नहीं करना चाहिए। तो मैं जब पहली बार मंच पे आया तो मैं अंदर से ही डांस करते हुए घुसा। क्या बजा रहा है उसको खाली बोल दिया कुछ बजाओ, तो बजा रहा है तो हम डांस करते हुए घुसे और सीधा गाना शुरू कर दिए। उस टाइम ये भी समझ नहीं थी कि वो क्या बजा रहा, किस सुर में बजा रहा, मैं मेरे को जो मन में आया मैंने अपने सुर में गाना शुरू कर दिया। तो यहाँ के लोगों को बड़ा अच्छा लगता था कि टाइम पास नहीं करता है। उसके बाद जब मैं गाने की शुरुआत किया, मान लीजिए गाया तो कुछ कुछ इनाम भी आ गए। उस टाइम 2 रुपया 1 रुपया 50 पैसा 4 आना ऐसा चलता था इनाम। ये किस ईयर की बात कर रहे हैं आप? ये मैं ईयर तो एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगा, लेकिन 80 से पहले की बात मैं बता रहा हूँ। 79 होगा या 78 होगा, जब मैं गांव में पढ़ता था उस समय की बात है। तो स्कूल गांव के कार्यक्रम में कभी चला जाता था मंच पे, तो लोग मुझे कुछ इनाम वगैरह आते थे, तो लगता था कि अरे यार अगर इस बार 5 रुपया इनाम आया तो आगे से और कुछ गाना करूं तो आगे ज़्यादा आएगा। तो उसमें लोग ये बोलते थे, गांव में जो एक पक्ष होता है जो आपका विरोध करता है, तो उसमें कुछ लोग विरोध करते थे। मेरे पिताजी को बोलते थे, कुछ लोगों ने यहाँ पर बोला था कि आजकल तो वहीं सुनीलबा कमबै छे ना तो ओकर घर चली छे, पैसा लाभी छे। तो मेरे बाबूजी को बहुत खराब लगा, तो उन्होंने कहा कि तुम ये सब मत करो, लोग ऐसे ऐसे बोलता है अपन भाषा में तो ये सब नहीं करें गाना बजाना, ऐसा नहीं लोग बोले छे वहीं लाने चाहिए स्टेज से कमाए में, कहते घर चली छे। हम बोले कि देखिए ये तो बोलने वाले बोलते रहेंगे, जो आज आपकी शिकायत कर रहे हैं ना, एक समय आएगा कि लोग आपसे पूछेंगे कि कैसे बेटा पैदा किया, कैसे पाले जो इतना नाम किया, क्योंकि उस टाइम बोल दिए तो में हम कि एक समय आएगा जब ये गांव, ये समाज, मेरा जिला मेरे नाम से जाना जाएगा। तो बोल दिए, भगवान की कृपा से हो गया। तो शुरू में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ। और आपने पूछा गायकी की शुरुआत, हमारे गाँव का एक लड़का था, वो गाता था। पहली बार जब मैं मंच पे आया तो वो गाता था और मैं म्यूजिक देता था मुंह से। अच्छा। हाँ, वो जैसे गाता था कई के पान बनारस वाला, तो मैं अपना म्यूजिक देता था, चक कचक धुम चक कचक धुम चक कचक धुम चक 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 चक, अरे राम तो हम म्यूजिक देते ता 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 ता, जो समझ में आता था। उस समय एक्यूरेट तो नहीं होता था क्योंकि हम लोग के पास ना तो टेप रिकॉर्डर था, और उस टाइम हम लोग गाना सुनते थे वही लाउड स्पीकर में। जब किसी गाँव में शादी होती थी तो उस समय लाउड स्पीकर से पता चलता था कि फलाने गाँव में शादी हो रही, लाउड स्पीकर बज रहा है, तो वही सुन के हम म्यूजिक देते थे, वो गाना गाता था। तो उसकी आदत थी कि नीचे देख के ऐसे करके गाता था, ऐसे करके अरे राम दुआ, हम पूरा डांस करके ऐसे करते थे। तो उसके गाने से ज्यादा मेरा म्यूजिक हिट हो गया, तो लोग हमको बोलने लगे गाओ गाओ गाओ। तो उस टाइम हमको गाना कुछ आता नहीं था। एक गाना मैंने रेडियो में सुना था, मकैया रे तोर गुन गैलो नहीं जाला, वो हम गाने लग गए। तो हम गाने लगे तो पूरा डांस करके गाने लगे। तो मेरे एक्शन को लोग बड़ा पसंद करते थे, तो जबरदस्ती पकड़ के गवाते थे। मेरे पास गाना नहीं होता था, फिर भी पकड़ के मैं भाग जाता था मंच से, मेरे घर में आ जाते थे लोग खोजने के लिए। तो इस तरह से गायकी की शुरुआत हुई, लेकिन मेरा मनोबल बढ़ता चला गया कि लोग हमको कितना पसंद करता है। उसकी वजह यही रही कि हम कभी भी जो लोग करता है वो हम कभी नहीं किए। जैसे हम बचपन में ऐसे सुनते थे, ऐसे करके लोग गाता था, तो हम ऐसा कभी नहीं गाते थे, बस ऐसे हिल डोल के। तो आज भी हम कभी स्थिर होकर नहीं गाते हैं। और आज भी हमारी आदत है कि हम जहाँ गाएंगे, जिस मंच पे जाएंगे, जिस प्रोग्राम में जाएंगे, अभी भी हमारे साथ बहुत सारे कलाकार होते हैं ना, तो मैं पहले सबको देखूंगा ये क्या कर रहा है, इससे अलग मैं क्या कर सकता हूँ। तो अलग करने की कोशिश करता हूँ, इसलिए मैं कहीं भी जाता हूँ तो लोग हमको पसंद करते हैं। जिस तरह से आप कह रहे हैं अपनी कहानी, तो घर में तो बहुत सोचते होंगे ना कि आपको क्या क्या करना है, क्योंकि कहीं अपना टीवी देख रहे थे, हाँ। ना कह रहे कि टेप रिकॉर्डर था, ना कुछ ऐसा देख पा रहे थे, ना कोई बताने वाला था। तो आप तो बहुत दिमाग लगाते होंगे तब ना कुछ नया कर पाते होंगे। जैसे कि हम लोग घर में बैठे हैं, कहीं से आवाज आई, वो लाउड स्पीकर बजने का, तो फट से हम लोग ऐसी जगह चले जाते थे जहां से आवाज साफ साफ सुनाई। जैसे कह रहे कि आप मुंह से म्यूजिक देते थे। हाँ। तो वो ये कहीं देखे थे, सुने थे? नहीं, ये हम कहीं नहीं सुने थे। हमने कहा ना कि हम वो चीज करते हैं या करते थे शुरू से, जो हम कहीं नहीं देखेंगे। आज भी जैसे मेरा डोलिया कहार इतना हिट हुआ, तो ये मेरा कॉन्सेप्ट नहीं था। डोलिया कहार जो मैंने किया, विवाह गीत, जिसका गाना बहुत बजता है, जो सबसे ज्यादा हिट हुआ वो धान कोटा हो दुल्हा, लेकिन वो गाली है। विवाह गीत में वो गाली है, दूल्हे को गाली दी जाए, जो मैथिली के परंपरा में होता है। लेकिन उसके जो बाकी गाने, लगनी चिड़िया लगन ले जा रहे, ये मेरा कॉन्सेप्ट नहीं था। टी सीरीज ने कहा, जब मेरा गाना वाना खूब चलने लग गया, तो टी सीरीज ने कहा कि इससे गाना लिखवाइए और अनुराधा पौडवाल और छले बेरे से गवाइए, बहुत चलेगा। उस टाइम मैं जानता नहीं था विवाह गीत क्या होता है। जब कंपनी ने कहा कि करना है, तो मैंने होमवर्क शुरू किया। तो पहले मैंने 6 महीने तक लोगों के, मार्केट में जितना लोगों ने विवाह गीत गाया था, सबका विवाह गीत खरीदा, और कैसेट के माध्यम से। हाँ, जितना लोगों ने गाया था विवाह गीत उस समय, सब मैंने खरीदा। पहले 6 महीना मैंने इकट्ठा किया, बाद के 6 महीना में सबको बैठ के सुना। उसके बाद फिर मैं टेप रिकॉर्डर लेके गांव-गांव घूमना शुरू किया, महिलाओं से सुनने लग गया। अब जो मैंने सुना उससे तो एक कॉन्सेप्ट मेरा आया है कि ये होता है विवाह गीत, हम लिख दें, नहीं। उसके बाद मैं महिलाओं के पास गया,
तो मैं महिलाओं से पूछता था विवाह गीत की शुरुआत कैसे होती है, क्या होता है, नहीं होता है। तो पूछते पूछते मेरा इतना जबरदस्त होमवर्क हो गया कि आप अगर मेरा डोलिया कहार देखते, जो उस टाइम जो आया था इनले कार्ड में, शारदा उस टाइम सबसे सबसे बिग हिट था शारदा दीदी का गाना सांवर सांवर सूरतिया तोहार दुल्हा। उसका पहला ही गाना था सांवर सांवर सूरतिया तोहार दुल्हा। लेकिन जब हमने होमवर्क किया तो वो लगा कि ये गाना पहले नंबर पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये अति का गाना है परीक्षण। परीक्षण क्या होता है, जब हमने होमवर्क किया तो उसमें पता चला कि पहले होता कुमार। जैसे बाप गया शादी तय करने, शादी तय हो गई, तो शादी जब तय हो गई तो बाप बहुत उदास होकर आता है। खुशी ये रहती कि बेटी की शादी तय हो गई, उदासी ये कि अब मेरी बेटी चली जाएगी। तो वहां बेटी आती है, फिर पूछती है कि क्या हुआ, आप इतना उदास क्यों है, कहीं जुआ खेलने गए थे, हार का है क्या? तो वो बोलता है हाँ जुआ ही खेलने गए थे और तुमको हार क्या है। तो उसको वो महिलाओं से मैंने होमवर्क किया तो उसमें पता चला एक कुमार है, बाप बेटी का प्रसंग हुआ। उसके बाद हो गया शादी तय हो गई तो लगनी चिड़ैया लगन ले जाए रे, उसके बाद उबटन, उसके बाद हल्दी लगाना। ये 5-6 विध के बाद जब बारात दरवाजे पर आती है तो परीक्षण होता है, सांवर सांवर सूरत है ना, दूल्हे को गाली दिया जा रहा है कि आपका शकल ऐसा क्यों है। तो मैंने जो डोलिया कहार किया उसमें हमने कुमार से शुरू किया। पहला गाना लिखा हो कुमार, दूसरा गाना लगन लगनी, तीसरा गाना उबटन, चौथा गाना परीक्षण, ऐसे करके। तो हमने इस तरीके से सिस्टमेटिक सजाया, क्योंकि मेरा होमवर्क बहुत, मैं किसी भी काम के पहले होमवर्क बहुत करता हूँ। तो मेरे होमवर्क अच्छा, एक बार जो मैंने होमवर्क किया डोलिया कहार से विवाह गीत का, तो मेरे पास इतने गाने हो गए महिलाओं के साथ मैंने। लेकिन महिलाओं के गाने में क्या होता है ना, वो कहीं से शुरू कर देगी, कहीं कुछ कर देगी, सवाल नहीं जवाब, वो एकदम सटीक नहीं होता है, तुकबंदी नहीं होगा। तो उसका मैं बैठ के तुकबंदी करता था। तो ये जो गाना था डोलिया धान कुटा हो दुल्हा, महिला ही गाती है, मेल पार्ट भी और फीमेल पार्ट भी। हमने महिलाओं से पूछा अगर इसको हम मेल फीमेल कर दें तो कैसा रहेगा? नहीं अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि उसको लगा दुल्हा अगर बोलेगा तो गाली फिर लड़की वाले को पड़ गई। लेकिन हमने गा दिया। लड़की बोलती है अपन बहनी को क्रीम धान कुटा, तो हम बोलते हैं आप ही बहन के क्रीम धान कुटेंगे। लेकिन एक मैंने ऐसे एक्सपेरिमेंट कर दिया, लेकिन उसका फायदा क्या हुआ कि लड़की की शादी में भी बजता है, लड़का की शादी में भी बजता है, लड़का वाले का कॉलर खड़ा हो गया। तो ये हम एक्सपेरिमेंट बहुत करते हैं, तो उसकी वजह से एक चीज नई बातें निकल के आती हैं। मैं जो लोग कर रहे हैं वो मैं नहीं करता हूँ। तो उससे क्या होता है कि शारदा दीदी का गाना बहुत बड़ा हिट है, दुल्हन, या ऐसे कैसेट का नाम था दुल्हन, और कई उनके गाने थे। लेकिन हमारे टी सीरीज के डीलर ने उस समय कहा था जब मेरा डोलिया कहार सावन के महीने में रिलीज हुआ। सावन के महीने अपने यहाँ शादी पहले होती नहीं थी, तो सावन के महीने में ये गाना आया डोलिया कहार, और कंपनी कहती है दूसरा डोलिया कहार दो। क्यों? शादी तो अभी हुई नहीं, शुरू भी नहीं हुई, लेकिन वो होमवर्क की वजह से वो इतना रिच वो हुआ। और उस समय के डीलर ने कहा था कि शारदा जी का कैसेट जितना हम 10 साल में बेचे हैं, डोलिया कहार 1 साल में बेचे। 1 साल के बाद उन्होंने कहा कि डोलिया कहार 1 साल में बेचे। ये होमवर्क की वजह से होता है कि ये मतलब टी सीरीज के डीलर आपको बोले? हाँ, टी सीरीज के डीलर ने मुझे कहा कि जितना हम शारदा जी का गाना दुल्हन हम 10 साल में बेचे, डोलिया कहार 1 साल में बेचे। और उसी समय मैंने इतना कर लिया था। और एक चीज तो आपको भी मिलेगा कि कोई ऐसा एल्बम नहीं है शादी का जिसके 8 वॉल्यूम 7 वॉल्यूम आए होंगे। मेरा जितना विवाह गीत आया होगा सबका नाम होगा डोलिया कहार 1। डोलिया कहार 1 नहीं था लिखा हुआ, क्योंकि मुझे थोड़ा पता इतना हिट होगा। अच्छा, सीरीज बनाना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी पता। उसका नाम रख दिया डोलिया कहार। जब उस सावन के महीने में भादव कंपनी बोलती दूसरा डोलिया कहार दो, तो मैंने दूसरे का नाम रखा डोलिया कहार 2, डोलिया कहार 3, डोलिया कहार 4, और 7-8 वॉल्यूम आए। और सबसे लास्ट वॉल्यूम सबसे ऊपर गया सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसका गाना अभी बहुत चलता है, बाबा जांघी बैठल गे बहिना भैया तोहरे पास, चांद जैसन मुखाड़ा गे बहिना काहे कहने छे उदास। और सब एक ही बार मैंने लिख लिया था। वो जो 1.5 साल मैंने मेहनत किया डोलिया कहार के लिए, उसी टाइम 7-8 वॉल्यूम का गाना मेरे पास रेडी हो गया। क्योंकि होमवर्क मैं इतना ज्यादा करता हूँ, मैं एक गाना लिखने बैठूंगा 10-15 गाना लिखा जाएगा, फिर 10 साल तक मैं गाता रहूंगा, ऐसा होता है। तो होमवर्क बहुत करता हूँ। बम्बई कैसे पहुंच गया डोलिया कहार करने? मतलब हाँ, अब मैं बताता हूँ बम्बई कैसे पहुंच गए। जब मेरा प्यार के बुखार हिट हुआ 96 की बात कर रहे हैं? 96 में। उससे पहले मैंने टी सीरीज में 2 बार गाया था, 2 बार मेरा एल्बम चला नहीं, या बहुत हल्का फुल्का चला। जब प्यार के बुखार इधर हिट, प्यार के बुखार मैंने एक छोटी कंपनी में गाया था, बल्कि नई कंपनी थी, कोई पूछता नहीं था उस कंपनी को, मैंने गाया, सूर्या कंपनी, और इतनी बिग हिट हुई। तो जब वो हिट हो गया फिर मुझे टी सीरीज ने बुलाया, मैं टी सीरीज में गया। उसके बाद टी सीरीज में पहली बार मैंने 3 एल्बम किया, एक लोकगीत, एक कांवर, और अच्छा 2 लोकगीत था, एक नया लोकगीत, एक पुराना लोकगीत जो विवाह गीत के प्यार के बुखार के धुन पर था, और एक कांवर का। वो तीनों एल्बम जब हिट हो गया, उसके बाद 1-2 एल्बम और किया, सब जब हिट जाने लग गया, तो डीलर्स मीटिंग में ये बात हुई कि छैला बिहारी का विवाह गीत किया जाए, जो छैला बिहारी से लिखवाया जाए, और अनुराधा पौडवाल और छैला बिहारी के साथ मैंने सिंगिंग में दोनों को रखा जाए।
तो ये बॉम्बे में प्लान बनी, गुलशन जी के वो डीलर्स मीटिंग में बात हुई, तो फिर मुझे खबर आया, तो उन लोगों ने हमको बॉम्बे बुलाया। लेकिन उससे पहले भी एक बार हमको गुलशन जी की टीम ने फ्लाइट का टिकट दे दिया कि तुम बॉम्बे जाओ। तो उस टाइम पहले तो मैंने पूछा ही नहीं कि बॉम्बे किस लिए जाऊँगा, अरे तेरे को सुबह की फ्लाइट से बॉम्बे जाना है। तो मैं तो पहले खुश हो गया कि फ्लाइट से जाना बॉम्बे। मैंने उस टाइम मैं एसी बोगी में भी नहीं बैठा था, फ्लाइट से जाना है। जब मैंने पूछा कि किस लिए जाना है, मैं किस लिए गुलशन जी तेरे को बुला रहा है, मैंने कहा किस लिए बुला रहा है, मैंने पहले बोला हाँ टिकट कल जाएगा तू सुबह, मैंने कहा ठीक है चला जाऊँगा, दिल्ली में ये बात हो रही। तो उन्होंने टिकट बना दिया। मैंने पूछा कि किस लिए जाना बॉम्बे, बोले तेरे को वो तो गुलशन जी बताएंगे। मैंने पूछा तो बोले कि वो गुलशन जी ने कहा कि इसके गाने बहुत चलते हैं, इससे फिल्मों में गाना लिखवाना है। मैंने कहा अरे बाप रे बाप, मुझे राइटिंग नहीं आती है, क्योंकि मैं तो मजबूरी का राइटर हूँ, क्योंकि मैं बहुत राइटर को सिखलाता था, ये लिखो ये लिखो ये लिखो, वो कोई नहीं लिख पाया, तो उसको सिखाते सिखाते मैं राइटर बन गया। तो मैं अच्छा राइटर नहीं हूँ, मैं बॉम्बे जाऊंगा फिल्म में गाना लिखने के लिए, फिल्म में गाना लिखने का मुझे अकल नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा बॉम्बे। फिर मैंने गया, फ्लाइट का टिकट बना हुआ, मैंने गया डर से कि यार मैंने सुना था कि वहाँ तो प्रोड्यूसर या सिचुएशन देते हैं डायरेक्टर, वहाँ पे लिखना पड़ता है प्रोड्यूसर के सामने। मैं तो उतना फास्ट राइटर हूँ, मैं आज भी उतना फास्ट राइटर नहीं हूँ, मैं आराम से लिखता हूँ, टाइम लेते हैं आराम से। हाँ। तो मैंने कहा नहीं मेरे से नहीं होगा, नहीं गया। तो फिर उन्होंने बहुत गाली गलौज किया पहले मुझे, अरे बॉम्बे जाने के लिए लोग मरता है, तू टिकट कैंसिल करा रहा है, तेरा तकदीर खराब हो गया, तू मरेगा इधर, क्या क्या बोला। लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं गया मैं। फिर मुझे दोबारा गुलशन जी के छोटे भाई दर्शन कुमार ने जबरदस्ती मुझे एक बार, तो बम्बई जा, वो विवाह गीत करना है। मैं अच्छा ठीक है विवाह गीत कीजिए। फिर विवाह गीत का जब ऑर्डर आया, तो मैं जब होमवर्क करने लग गया, तो 1 साल उसमें 1.5 साल चला गया, विवाह गीत का भी समय चला गया। लेकिन फिर भी दर्शन जी ने मुझे राजधानी ट्रेन का टिकट कटा दिया, और एक आदमी को भेज के बिठा दिया, बॉम्बे में आदमी फिट कर दिया कि ये उतरेगा तो रिसीव कर लेना। तो मुझे किस लिए भेजा जा रहा है मैं भी नहीं जान रहा हूँ, लेकिन वो गुलशन जी का बुलावा था, भेजो इसको बॉम्बे। तो मैं चला गया। फिर वहाँ गया तो गुलशन जी हमसे ज़्यादा बात भी नहीं किए। दर्शन जी ने कहा था एक बार मिल के आ जा, तो गुलशन जी से मिल के आ जा। गुलशन जी ने ऑर्डर कर दिया कल से रिकॉर्डिंग शुरू करो। तो मेरे पास मैटर रेडी था, तो मई महीने मैंने रिकॉर्डिंग शुरू की। जून में सावन शुरू हो जाता है, तो करते करते सावन आ गया, तो सावन में रिलीज कर दिया उन लोगों ने, तो हिट हो गया। तो मैं पहली बार वही बॉम्बे गया था डोलिया का हार करने। लेकिन अगर आपने पूछ ही दिया कि बॉम्बे कब गए, तो वो 97 था। 96 मेरा प्यार का बुखार हिट हुआ, और 97 में मैं गया डोलिया का हार करने। लेकिन मेरा सौभाग्य, भोजपुरी के बहुत सारे कलाकार, अंगिका के मैं उस टाइम अकेला ही था, अभी भी अकेला ही हूँ। अभी कुछ लोग गा रहे हैं मैथिली के नाम से, अंगिका में मैं अकेला ही हूँ। तो लेकिन अंगिका, मैथिली, भोजपुरी, जितने भी बिहार यूपी के गायक हैं, मैं पहला शायद भाग्यशाली गायक हूँ जो पहली बार एक एल्बम करने बॉम्बे गया, और वो एल्बम इतना हिट हुआ, उसी एल्बम की वजह से मेरा आज बॉम्बे में बंगला है। उसके बाद तो 97 में गुलशन जी को गोली मार दिया। हम इधर आए, वो आने नहीं दे रहे थे हमको, जबरदस्ती रो करके तुम इधर ही रहेगा, अपनी 11 फिल्में बनने समय तेरे को एक्टिंग करना है। अच्छा, अब आपसे मुलाकात के कितने दिन के बाद की वो घटना है? अरे हम बॉम्बे गए मई में, हाँ। और गाना वाना करके इधर आए, फिर कांवर जाके कि उधर अति में दिल्ली में, और सावन शुरू हुआ, डोलिया का रिलीज हुआ, सावन शुरू हुआ, सावन के महीने में उनको मारे, 12 अगस्त को उनको गोली मारी गई थी। मई में आप गए थे, तो मई में ही मुलाकात हुई थी आपकी? नहीं, मुलाकात तो एक दौर पहले ही हो गई थी। अच्छा। क्योंकि जब मेरा प्यार के बुखार हिट हुआ ना, तो गुलशन जी ने कहीं देखा था बॉम्बे में प्यार के बुखार का, तो गुलशन जी को बड़ा पता होता था। वो जाते थे दुकान पे, ये क्या चल रहा है, किसका चल रहा है। तो किसी ने बोला कि ये गाना बहुत चल रहा है, तो ले जाके घर में सुने, फिर सुने, तो उनको याद था, ऐसे करके फोटो देख रहे हैं मेरा। तो अपने भाई को फोन करते हैं कि ये छैला बिहारी तो अपनी कंपनी का गायक, क्योंकि मैंने कहा कि उससे पहले 2 एल्बम मैंने गाया था जो अच्छा नहीं चला था। लेकिन वो गुलशन जी को बड़ा ना, उस टाइम से मैं मिला था उसके पहले भी गुलशन जी से, लेकिन गुलशन जी को वो याद नहीं होगा। गुलशन जी को इतना याद है कि ये लड़का अपनी कंपनी में गाता था, आज इतना इसका एल्बम चल रहा है, मेरी कंपनी में क्यों नहीं चला। तो मुझे किसी ने बताया कि गुलशन जी ने अपने छोटे भाई को फोन किया और कहा कि ये लड़का तो अपनी कंपनी का गायक है ना। तो जी भाई साहब, दूसरी कंपनी में गा के हिट हुआ, तुम्हारे क्यों नहीं हिट हुआ, तुम इसको पैसा नहीं दिया होगा। ऐसे पैसे के मामले में बड़ा उदार थे, तुम पैसा नहीं दिया होगा, तुम कंजूस है, ये दूसरी कंपनी में भाग के गया। तो शायद गुलशन जी ने आदेश दिया अपने भाई को, ये मुझे किसी ने कहा कि ट्रक में नोट भर के उसके घर पे भेज, और 3 दिन के अंदर मेरे को बॉम्बे में चाहिए वो कलाकार, या अपनी कंपनी में चाहिए। तो मुझे किसी ने कहा था कि गुलशन जी का आदेश है कि ट्रक में नोट भर के इसके घर पे भेज, ये कलाकार मुझे 3 दिन के अंदर चाहिए। और लोग मुझे ढूंढ रहे हैं, और मैं पटना की एक गली में बैठ के गाना गा रहा हूँ, लिख रहा हूँ। मुझे मार्केट से भी उतना मतलब नहीं होता। तो मुझे जाके लोगों ने कहा कि बाप रे, गुलशन जी की टीम आपको ढूंढ रही है। तो उस समय समझ लीजिए कि जहाँ ये मुझे किसी ने कहा कि गुलशन कुमार का आदेश है कि ट्रक में नोट भर के भेजा, अभी जितना पैसा मांगेगा आपको देगा। लेकिन उस समय हमने कितना मांगा मालूम, सिर्फ
50,000 रुपया एक एल्बम का, कि 50,000 रुपया लूंगा, 2 एल्बम करूंगा, 1 लाख रुपया मुझे दीजिए, बहन की शादी है। वो तो तुरंत वो देने के लिए तैयार हो गए, मैंने लूंगा नहीं अभी, मैं बात बोल रहा हूँ। और 2 एल्बम का मैं 1 लाख रुपया लूंगा और 1 एल्बम फ्री में गाऊंगा, क्योंकि 2 एल्बम आपके यहाँ नहीं चला है मेरा। तो 1 एल्बम फ्री में गाऊंगा, तो मैंने 3 एल्बम करूंगा, 1 लाख रुपया लूंगा। तो तुरंत लोग तैयार हो गए। मैंने पैसे के लिए कोई बात नहीं, ठीक है आप ऐसा है 1 लाख में आप 3 एल्बम कह रहे हैं ना, आप ऐसा कीजिए 1 लाख रुपया मैं आपको देता हूँ, 4 एल्बम कर दीजिए। मैंने ठीक है, तो 25,000 रुपया। तो जो बोला था कि ट्रक में भर के नोट भेज, उससे मैंने 25,000 रुपया लिया एक एल्बम करने का, क्योंकि उस समय हमारे लिए 25,000 रुपया भी बहुत महत्वपूर्ण था, बहुत बड़ा अमाउंट था, क्योंकि 25,000 रुपया सुन के लगता 25,000 एक एल्बम का, तो मेरे लिए बहुत था। तो मैं पैसे को लेकर भी ईमानदार हूँ, काम को लेकर मैं बड़ा ईमानदार हूँ कि मुझे बहुत ज्यादा पैसा नहीं चाहिए, काम अच्छा करना चाहता हूँ। पहली बार कब लगा कि सक्सेस हो गए? जो बचपन में गाते होते थे गली मोहल्ले में, स्कूल के फंक्शन में, और जो ताना वाना सब मारते थे, तो वो सब सुनसान का ऐसा कब लगा पहली बार? 96 में आया तो लगा कि लग गया कि उसके पहले मैंने मुझे लगता है कि 13-14 एल्बम, 13-14 नहीं तो 11 एल्बम मैं पहले गा चुका, 12वां एल्बम था वो मेरा, प्यार का बुखार। तो लेकिन मैं गा रहा था, 83 में मैंने गाने की शुरुआत की और 96 में एल्बम आया। तो कितना साल हो गया? 83 7 लगभग 14-15 साल। हाँ, तो इतने साल के बाद मैं हिट हुआ, इतना साल स्ट्रगल किया, बहुत सारा एल्बम गाया, चला नहीं चला, कुछ एल्बम अच्छा भी चला, जैसे एक एल्बम था HMV में, केकरा सुनाई अपन कहानी, वो एल्बम बहुत अच्छा चला था। मेरे उस एल्बम का गाना बाद में उदित जी ने गाया था, जो आपने सुना होगा, या आपकी उम्र इतनी नहीं होगी, वो गाना है ना, पंखा डोलाई दियो ना सजन जी, पंखा डोलाई दियो ये बढ़िया था, आपकी उम्र इतनी अच्छी नहीं। मैंने गाना गाया था, अरे धरती जले या हो गगन जले, जलेला हमारी बदनामा पिया तनी पंखा डोलावना, पंखा डोलावना सजन जी, पंखा डोलावना, के तर तर चुवेला हो पसीनावा पिया तनी पंखा डोलावना। ये मैंने 90 में गाया था HMV में। उसको बाद में उदित जी ने गाया, मेरे मित्र विनय बिहारी जो आजकल मंत्री बन गए, विधायक भी बन गए, उन्होंने वो उदित जी से गवा दिया। उन्होंने ऐसा किया, पंखा डोलाए दियो ना सजन जी, पंखा डोलाए दियो ना, तो वो उदित जी ने मेरा गाना गाया था। तो वो एल्बम केकरा सुनाई अपन कहानी, झारखंड में मैं रहता था, रांची में, तो उस एरिया में झारखंड में बहुत चला था, इधर बिहार में चूंकि खगड़िया वगैरह में चला था। और सबसे पहला एल्बम क्या था, हम ही छैला बिहारी, वो तो खगड़िया में बहुत चला, पंजाब में बहुत चला, रांची में बहुत चला। चूंकि रांची में मैं रहता था, खगड़िया मेरा घर था, तो इधर थोड़ा पब्लिसिटी करके चला दिया। और पंजाब में उस कंपनी की अपनी पहचान अच्छी थी। लेकिन आपने जो कहा कि कब लगा कि मैं सक्सेस हो गया, तो 96 में जब ये एल्बम चला, लागल छे प्यार के बुखार चलन चला गंगा के, पर उसके बाद लगा कि हाँ मैं सक्सेस तो हो गया हूँ। अब सक्सेस का पैमाना जो भी हो, कई बार होता है कि कितना बड़ा सक्सेस। तो आप ये जान लीजिए कि अंगिका का पहली बार मैंने एक एल्बम गाया, जो भोजपुर में भी सुना जाता था, बॉम्बे में भी सुना जाता था, झारखंड में भी सुना जाता था, नेपाल में बजता था। ये बहुत बड़ी बात थी। अंगिका मैंने उस टाइम अंगिका के बारे में सिर्फ भागलपुर के लोग समझते थे कि भागलपुर की भाषा अंगिका है, बाकी आपके सहरसा में नहीं कोई जानता था, हम लोग खगड़िया में नहीं जानता था कि अंगिका भाषा है। आप रेगुलर कह रहे हैं कि आप अंगिका भाषा से हैं, उसी भाषा में गाना गाते हैं? हाँ है? तो अंगिका जो है वो मैथिली का अंग है। देखिए या क्या मानते हैं? मैं बताऊं प्यार के बुखार की मैंने प्लानिंग कैसे की। जब मैं गाना गा रहा था भोजपुरी में, तो हमको बहुत सफलता नहीं मिल पा रही थी। तो मैं एक बार कहीं ट्रेन में सफर कर रहा था, मैं सोचा क्या करूं, तो कोई आदमी अखबार पढ़ रहा था, मुझे ऐसा लगता है कि वो अखबार हिंदुस्तान का था, हिंदुस्तान अखबार। पर पढ़ रहा था तो उसमें एक आर्टिकल मैंने देखा जिसमें लिखा हुआ था कि अंग प्रदेश के अंतर्गत 22 जिले आते हैं। तो हम लोग ये समझते थे, हम लोग खगड़िया के लोग भी क्या बोलते थे कि हम जो है ना, हम लोग ये मानते हैं कि इधर सहरसा तरफ मैथिली और इधर भागलपुर तरफ अंगिका, हम इसको गांव के लोग अपभ्रंश बोलते हैं, अपभ्रंश भाषा के अंदर के। तो उसको हम अपने हिसाब से निकालते थे। अपभ्रंश मतलब ये हुआ कि इधर से मैथिली है, इधर से अंगिका है, और बीच में हम दोनों का रूप। जैसे हम लोग के महिलाएं जो होती हैं, तो शादी ब्याह हम लोग की उधर ज्यादातर समस्तीपुर दरभंगा साइड होती है, तो उधर की महिलाएं आती है ना, तो हम लोग को ऐसा लगता था कि ये मैथिली बोलती हैं। हाँ कतः जाए छी, यहाँ की ऐसा करी छी, महिला ऐसा बोलेगा, हमें सब तो कहाँ जाए छो, तो हमको लगता था कि हम लोग की मिक्स भाषा है। लेकिन वो जब आर्टिकल मैंने पढ़ा कि अंग प्रदेश के अंतर्गत 22 जिले आते हैं, उसमें सहरसा मधेपुरा भी अंग प्रदेश में दिया था, और इधर झारखंड के 5 जिले, उस टाइम तो संयुक्त बिहार था, तो झारखंड में जो 5 जिले गए, जो अब 6 हो गया है, तो 5 जिले मतलब देवघर, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज, पाकुड़, ये 5 जिले उस टाइम अंग प्रदेश में अखबार ने रखा था। और अब जामताड़ा भी एक जिला हो गया, 6 जिले आज झारखंड में चले गए। तो ये 6 जिले वहां के और 17 जिले यहाँ पे बचते हैं, जिसको अंग प्रदेश के अंतर्गत रखा गया था। हमको लगा अरे यार
हम तो समझते थे कि हमारी भाषा अंगिका नहीं है, लेकिन अगर ये इतने जिले हैं, 22 जिले, उस समय 22 जिले, 22 जिले अगर अंगिका के अंतर्गत आते हैं, तो मैं अगर इन जिलों को बेस करके बनाऊंगा तो 1 लाख तो ऐसे ही एल्बम बिक जाएगा। तो प्यार के बुखार की जब प्लानिंग चल रही थी सूर्या के साथ, तो मैंने कहा था कि 1 लाख से कम बिकेगा तो मैं खुदकुशी कर लूंगा। तो उन्होंने कहा ऐसा कसम मत खाओ, 1 घंटा समझाए। फिर मैंने कहा कि मैं फिर से कह रहा हूँ कि अगर 1 लाख से कम बिकेगा तो मैं रियली खुदकुशी कर लूंगा। मतलब मेरा वो, उनको लगता था कहीं खुदकुशी नहीं कर ले, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये नहीं था कि मैं खुदकुशी कर लूंगा। मेरा कॉन्फिडेंस बोल रहा था कि 1 लाख तो बिकेगा ही। क्यों मालूम? क्यों मालूम? इस पर मैंने कहा कि होमवर्क मैं बहुत करता हूँ। तो प्यार के बुखार जब आप सुनेंगे तो आपकी तो उम्र ही नहीं होगी इतनी, आप कहाँ सुने होंगे? आप कहीं कहीं थोड़ा सा सुन लिए होंगे। बिल्कुल सुने। अगर उस एल्बम को आप सुनेंगे ना, तो उसमें एक भाषा पूरे एल्बम में मैंने नहीं रखा है। जैसे एक गाना है, तो हमारे श्री देवी, तो हमारे रेखा, तोरा ऐसा रूप हमें कहियो नहीं देखा, बन जाओ तो मोरी रानी हो रानी, तो हो हे माँ की नानी। अभी तो हिंदी है ना, लेकिन तो हमारे श्री देवी, तो हमारे रेखा, सिर्फ तो वो रखे अंगिका का, वो भी अंगिका का नहीं, झारखंड में भी तो ही बोलते हैं। जैसे तू, तो उसको अंगिका में तोय बोलते हैं, मिथिलांचल में आहा बोलते हैं, झारखंड में भी तोय बोलते हैं और यहाँ भी तोय बोलते हैं। तो हमने कहा तोय हमारे श्री देवी, बाकी सब समझ। हम अंगिका में भी समझने लायक जो अंगिका है ना, जो अंगिका की सीमा रेखा को पार कर जाए वैसा रखें। ये मानते हैं कि मैथिली का ही अंग है ये अंगिका? नहीं, देखिए वो तो है ही, मैथिली, अंगिका और बज्जिका और मगही भी, ये चारों सिमिलर भाषा है। अच्छा। हाँ, मगही में खाली छय नहीं बोलते हैं वो लोग, बाकी तो सब कुछ वही है। गलही गे, जबही गे, वो सब वो लोग भी बोलता है। हम लोग भी लड़की को गे बोलते हैं, वो लोग भी गे ही बोलता है। अच्छा। खाली छय नहीं बोलता है। और छय का मैं बताऊं, मैंने अंगिका में, अब देखिए वो गाना, सासू बीड़ी ससुर गांजा, देवर पिए छय भांग। अब देवर पिए छे भांग, अब देखिए, सासू बीड़ी ससुर गांजा, देवर पिए ला भांग, ला कर दिया तो भोजपुरी हो गया। मैं कितना सिमिलर लिखता हूं, इसीलिए अंगिका को मैं इसलिए इतने बड़े क्षेत्र में लेके जा पाया कि अगर एक वक्त छय को ला कर दीजिए तो भोजपुरी हो गया। तो मैं इस पे बहुत मेहनत करता हूं, मैं कलम से खेलता बहुत हूं, मतलब स्क्रिप्टिंग बहुत अच्छा करता हूं कि वो ज्यादा बड़ा। अब देखिए, ये एक छाक छय को ला कर दिए तो भोजपुरी हो गया। उसी तरह से अब जैसे, अरे पकड़ी पकड़ी के कानी कानी के, सब कै सुनाबे छै आपन हाल, हमारा कर्म में जोरू ने छै, पीटै का पार बूढ़ा झामलाल। सिर्फ छय है अंगिका का, और ये जो पैटर्न है ये भोजपुरी का है। नहीं तो वो जो हम सुना तो हमारे श्री देवी, वो नागपुरी पैटर्न है, छोटा नागपुर का। वो उसमें हमने एक गाना गाया था, हमर भौजी लाले लाल, उनकर बहिन लाले लाल, लाले लाले लागे दोनों गोरे गोरे गाल। अब उसमें धिंग टक 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 धिंग, और वही पैटर्न लेकर अभी मगही चल रहा है। पूरा मगही का गाना सुन लीजिए, खाली वही खोरठा, खाली वही। तो हमारे एल्बम का एक पैटर्न लेके एक भाषा चल रहा है, खोरठा और मगही। लेकिन हम वहां पे एक आध गाने में वो एक्सपेरिमेंट रखते थे, एक्सपेरिमेंट करते थे। तो हम, इसका मतलब हम मगही को भी लेकर चल रहे थे, खोरठा को भी लेकर चल रहे थे, भोजपुरी को भी लेकर चल रहे थे, मिथिलांचल को भी लेकर चल रहे थे। इसीलिए हमारी जो अंगिका वो बड़े रूप में कारगर हुआ। जैसे मैथिली, हम लोग मैथिली बहुत अच्छा समझ सकते हैं, लेकिन मैथिली के जो भी सिंगर हुए इतने अच्छे हुए, इतना ज्यादा मतलब अच्छा वो गा देते थे, और इतना डिफिकल्ट मैथिली गाते थे कि हम लोग भी नहीं समझ पाते थे। तो वही हम कहना चाह रहे हैं कि जो मैथिली गीत है, उसको एक जो लेवल होता है क्लासिकल टाइप का एकदम, जिसको बहुत बड़े बड़े आयोजनों में बजाया जाता है, उस तरह से अंगिका का कभी कुछ हुआ है क्या? नहीं, वो उस हिसाब से तो प्रचलन में नहीं है। नहीं, वो देखिए, वो इसलिए नहीं हुआ कि आप देखिए, हम इसको इसलिए लगा लेते हैं, एक तो नया रूप भी आ गया, ये थोड़ा मॉडर्न भी हो गया, और अपने आप को बचा भी लिया। तो मैथिली में क्या, आप देखिए, भोजपुरी भाषा स्ट्रगल कर रहा है कि हमको 7वीं अनुसूची में जगह मिले, और मैथिली भाषा को इसमें जगह मिल गई। इसी बीच में थोड़ा टोकते हैं कि आप इस थोड़ी देर पहले विनय बिहारी जी का जो है जिक्र किया था, वो एक शो में बोले कि मैथिली जो है वो सेब के आकार का है। अच्छा। हाँ, अब भोजपुरी जो है पूरा फुटबॉल के साइज का है। ठीक है। तो जब मैथिली को स्थान मिल गया तो भोजपुरी को तो, हाँ, नहीं, वो अगर भोजपुरी को नहीं मिला तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन मैथिली को मिल गया तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि मिथिलांचल में जो नेतागण हुए, अब जैसे आदरणीय जगन्नाथ मिश्रा साहब की बात है, या ललित नारायण मिश्रा वगैरह, तो ये लोग उनके बहुत करीब हुआ करते थे, गांधी नेहरू परिवार के। ये एक अच्छी बात थी। बाद में अटल जी की बहुत अच्छी बात ये थी कि अटल जी का बिहार पे निगाह रहती थी,
और मिथिलांचल के जो अच्छे अच्छे नेता थे उनके संपर्क में रहते थे, इस वजह से तो उनका एक स्नेह प्यार रहता था मैथिली पे, मिथिलांचल पे, ताकि वो जो उन्होंने वो जो 4 लेन उधर दिया उससे बहुत विकास हुआ। आज भी उसका उसी परंपरा को मोदी जी भी निभा रहे हैं कि मान लीजिए दरभंगा में एयरपोर्ट हो गया, अभी एम्स आ रहा है। तो उसी तरह से इस भाषा पे कृपा रही है हमारे नेताओं की, लेकिन मिथिलांचल का भी होना चाहिए, अभी भोजपुरी का भी हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि भोजपुरी बड़ी भाषा है और भोजपुरी सबसे ईजी है। देखिए अंगिका भी डिफिकल्ट है, मैथिली भी डिफिकल्ट है, मगही भी डिफिकल्ट है, सबसे ज्यादा ईजी है भोजपुरी। इसीलिए देखिए जब हमने अंगिका की शुरुआत की तो अंगिका खूब चला शुरू में, अभी देखिए अपने यहाँ पे खूब भोजपुरी बज रहा है। क्यों? क्योंकि भोजपुरी बहुत इजी है। आज भी हमारे यहाँ के जितने लोग अपने आप को मैथिली और अंगिका गायक बोलते हैं वो सब भोजपुरी गाता है। उसका उच्चारण सब भोजपुरी होगा। हाँ वो एकदम जय बा ऐसे बोलेगा, जय भो नहीं बोलेगा, या जय भी ऐसा नहीं बोलेगा, जय बा। हाँ, क्योंकि वो भोजपुरी का असर है। तो भोजपुरी अच्छी भाषा है, भोजपुरी को जो भी अष्टम सूची या क्या बोलते हैं उसमें स्थान मिलना चाहिए। चलिए और क्या आपका प्रश्न क्या था कि जितना बड़ा उसको मिथिलांचल को मिला? देखिए मैं ये मानता हूं कि मैंने कहा कि मैथिली जब ये भाषा ये बात हो रही थी सूर्या कंपनी से, तो सूर्या कंपनी को मैंने यही बोला था कि हमारी एक भाषा है अंगिका जिस पे मैं एक प्रोजेक्ट बना रहा हूँ। तो बोले कि क्या है भाषा, ये भाषा क्या है? हम उनको बोले आप जो बोल रहे हैं यही अंगिका है। तो बोले नहीं, ये तो मैं मैथिली और बज्जिका का टच बोलता हूँ, क्योंकि मुजफ्फरपुर के थे तो मुजफ्फरपुर में बज्जिका और उनकी माँ मिथिलांचल की थी। तो हमने कहा कि बस आप ये जान लीजिए कि आप जो बोलते हैं ना ऐसी एक भाषा अंगिका। तो मैंने कहा कि आपके पास एक समय अगर 2 मिनट देंगे तो मैं आपको एक गाना सुनाओ। तो मैंने वो सुनाया था, अरे मांगने रहिए गोर गोर मिल गले कर की, हमारा किस्मत में लिखल रहे यह लड़की। तो बोलते हैं ये तो अच्छा है, ये तो सबको समझ में आएगा। हमने कहा मैं तो लिखता भी ऐसा ही हूँ जो सबको समझ में आए। तो यही बोल के हमने इस प्यार के बुखार प्रोजेक्ट को पास कराया था। तो ये तीनों भाषाएं जो है ना वो सब सिमिलर है। ये जो गाना अभी आप गाए हैं ये तो रंग वाला मामला है इसमें। रंग वाला मतलब गोरकी करकी सब जो है। हाँ मैंने नहीं, नोक झोंक देखिए श्री रामचंद्र जी को क्या बोला जाता है? सांवर सांवर सूरतिया तोहार दुल्हा। काहे? गाली है ना, सहेलियां या सास गाली देती है कि आप सांवर क्यों हैं, पिता तो आपके गोरे हैं। तो कहीं ना कहीं वो अपने यहाँ एक रंग का तो चलता ही शुरू से। हम लोग गाना में बोलते हैं कि मांगने रहिए अथी हम मंगलिए गोरका गोरका करका काहे आया रे, भाग बरतिया साला चुट्टा फलना गाँव घिनाया रे। तो रंग के मामले में तो हमारे यहाँ चलता ही सांवर काला, लोग गाली देते हैं, लोग छेड़ते हैं एक दूसरे को। अभी भी जो है आपके जो विवाह गीत हैं वो बहुत पॉपुलर हैं। जब आपसे बातचीत से पहले कई लोगों से बातचीत किया तो कह रहे थे कि अभी भी कुछ ऐसे मौके हैं जैसे सावन हो गया, बोलबम का जो होता है, फिर विवाह गीत हो गया, होली का सॉन्ग हो गया, इस सब मौकों पे कुछ भी हो जाए छैला बिहारी का गाना बजना है और बज ही जाता है। तो काफी लोगों ने आप में जो है एक अपनापन देखा है, अपना एक भाई देखा, बेटा देखा, अपनी मिट्टी से जुड़ा हुआ, और आप जो है एकदम लोगों के दिल पे जो है एकदम बहुत जल्दी राज कर लेते हैं और इस तरह से जो है लोग आपको प्यार भी करते हैं, काफी सपोर्ट भी करते हैं। भोजपुरी में बात हो रही थी तो थोड़ा सा भोजपुरी पे लेके चलते हैं। सिनेमा तो आप भी किए हैं भोजपुरी का, तो दूर काहे हो गए, क्या हुआ आखिर? मतलब कहाँ छूटा मामला, कहाँ पकड़े थे या कहाँ छूट गया? देखिए इतनी देर की बातचीत में आपको एक चीज लगा कि मैं होमवर्क बहुत करता हूँ, मैं हार्ड वर्क करता हूँ, मैं हवा में कोई बात नहीं करता हूँ। ठीक है। भोजपुरी में क्या हुआ, जब मैंने भोजपुरी का जो मार्केट यहाँ तक आया इसमें मनोज जी का हाथ है, मनोज तिवारी जी का। और जिस टाइम मनोज जी पिक्चर में आए उस टाइम मेरे नाम की आंधी चलती थी, मनोज जी के नाम की आंधी नहीं चलती थी। हमारा सुनील छेलाघर और कल्पना, उस टाइम हम लोगों की आंधी चलती थी। मतलब आप कह रहे हैं कि मनोज तिवारी से पहले सुनील छेला बिहारी की आंधी थी। उस टाइम जिस टाइम उन्होंने फिल्म की मेरी आंधी थी। लेकिन मैंने उस टाइम भी मेरे पास उनसे पहले, मनोज तिवारी जी से पहले मेरे पास ऑफर था फिल्मों का। टी सीरीज ने मुझे 2 फिल्मों के लिए साइन किया था। साइनिंग अमाउंट आज भी किसी लिफाफे में बंद होगा, मैंने वो साइनिंग अमाउंट भी नहीं छुआ। 2 फिल्मों के लिए उन्होंने साइन किया मुझे, एक भोजपुरी एक अंगिका आपको लेके बनाएंगे। लेकिन मेरा दुर्भाग्य क्या था कि उन्होंने ये कह दिया कि हम सिर्फ पैसा लगाएंगे, सारा काम आप करेंगे, मैंने स्टोरी सिलेक्शन भी हम करेंगे, सब कुछ हम करेंगे, आपके मार्गदर्शन में बनेगा, आप जैसा चाहिए। चूंकि वो उन्होंने क्या कहना था, हम तो कुछ जानते नहीं। तो हम स्टोरी ढूंढते रह गए और हमको स्टोरी ऐसा चाहिए जो बिल्कुल नयापन हो, जो स्टोरी आज तक किसी ने किया ही नहीं हो। मैं थोड़ा एक्सपेरिमेंटल ब्रेन का आदमी हूँ ना, तो मुझे स्टोरी में नयापन चाहिए। और यहाँ अपनी जो इंडस्ट्री है भोजपुरी इंडस्ट्री, यहाँ कोई नयापन
लेके चलता नहीं। वो साउथ वाला इंडस्ट्री है, वहाँ सब नई नया स्टोरी लाएगा, नई सोच को लाएगा। अब दिखेगा कि साउथ इंडियन फिल्मों की नकल हिंदी वाले करते हैं, तो हम उस सोच के साउथ इंडियन टेक, तो हमको स्टोरी ही नहीं पसंद आ रही थी। इस बीच मनोज जी के पास एक स्टोरी गई, मनोज जी ने कर दिया। मनोज जी इतना सोचते नहीं, पहले भी नहीं सोचते, आज भी नहीं सोचते। उनको कुछ भी मिलेगा, पैसा कितना मिलेगा, वो खाली इतनी बात करेंगे, माल क्या मिल रहा है बस वो कर देंगे। ये बड़ी बात बोल रहे हैं आप। हाँ नहीं ठीक है, मेरा मित्र है, मैं बोलता हूँ। हाँ। ये बॉम्बे में चर्चा है, मैंने कहीं सुना, हाँ। मेरे से नहीं, लेकिन मुझे किसी ने कहा कि प्रकाश झा इस बात की चर्चा कर, जबकि मैं प्रकाश झा जी से कभी मिला नहीं, मैं कभी मिला नहीं, लेकिन किसी ने कहा कि प्रकाश झा जी कह रहे थे कि मैं 2 बिहारी के बारे में जानता हूँ, एक बिहारी को पैसा मिलेगा तो कुछ भी कर लेगा, दूसरा बिहारी को जब तक प्रोजेक्ट नहीं पसंद आएगा नहीं करेगा। तो दूसरा बिहारी मेरे बारे में बोल रहे थे। तो मेरे बारे में सबको पता है कि मैं पैसे पे काम नहीं करता हूँ, मुझे प्रोजेक्ट पसंद आना चाहिए। तो इस इंडस्ट्री में क्रिएशन नहीं है। मैंने जो पहली फिल्म की चलत मुसाफिर मोह लियो रे, उसकी किस ईयर की बात कर रही है? ये 2006 की 2006 की। 5 में साइन किया था, 2006 में पिक्चर आई थी। चलिए, तो एक सेकंड, 6 में जो है तब तक में क्या निरहुआ आ गए थे? निरहुआ उनकी फिल्म आ गई थी क्या? नहीं, उसी फिल्म में मैंने पहली बार निरहुआ को ब्रेक दिया था। अच्छा, हाँ, पहली बार ब्रेक दिए थे आप। चलिए, कैसे कहानी आप निरहुआ सुन का एक गाना हिट हुआ था, ये मैंने कभी कैमरा पर नहीं बोला, अभी मैंने बोल दिया जोश में। मुझे जहां तक पता है निरहुआ सटल रहे, ऐसा कुछ। निरहुआ सटल रहे गाना हिट हुआ था। हाँ, 2003 की शायद बात है। हाँ, तो 2005 में मैंने पिक्चर साइन की, तब तक मनोज जी की फिल्म आ गई थी। अच्छा। हमने ससुरावाड़ा पैसे वाला आ गई थी, और ससुरावाड़ा पैसे वाला ही नहीं, उनकी दूसरी भी फिल्म आ गई थी, दरोगा बाबा आई लव यू। थोड़ा अंदर की तरफ चलते हैं। अच्छा, हाँ, आइए। तो दरोगा बाबा आई लव यू भी आ गई थी, और हम लोग दिल्ली में ऐसे बैठ के हाँ। किसी बातचीत कर रहे थे, तो एक लड़का आके पैर छुआ, तो मैं खड़ा हो गया। मैंने कहा जी आपकी तारीफ, मैं वो ऐसे हाथ जोड़ के पैर छुआ उसका, मैंने कहा आप, तो मैं निरहुआ, दिनेश लाल यादव निरहुआ। हमने कहा आपका कुछ टाइम चर्चा हम लोग सुने थे कि यूपी का लड़का है, उसका एक गाना हिट हुआ, तीसरी में रहते पता चलता था किसका गाना हिट हुआ, वो उसी इलाके में हिट हुआ था। वो ये उत्तर प्रदेश का भी गोरखपुर वाला एरिया, उस इलाके में। वो आते भी आजमगढ़ से ना? हाँ, तो उसी इलाके में हिट हुआ था। तो सुने थे, हम कहा अरे आपका गाना बड़ा हिट हुआ। हाँ। तो बोलते हैं कि अरे भैया क्या गाना हिट होगा, जब तक आप लोगों की कृपा नहीं होगी कुछ नहीं होगा। हमने कहा मतलब? तो ये निरहुआ को कहीं से पता चल गया था कि हमने भी पिक्चर साइन की। मनोज जी की पिक्चर आ गई, हिट हो गई है। मनोज जी की दूसरी फिल्म भी आ गई, दरोगा बाबा आई लव यू, वो भी हिट हो गई है। और अब हमने पिक्चर साइन की है। पहली वही थी ना, ससुरा बड़ा पैसा वाला, या हाँ, कोई और? मनोज जी। हाँ, मनोज जी। तो जब ये 2 पिक्चर हिट हो गई, तो तीसरी फिल्म हमने साइन की। स्टोरी बहुत अच्छी लगी थी, चलत मुसाफिर मोह लियो की। तो हमने और कल्पना जी, हमारी जो गायिका थी उस टाइम, हमने कहा आपसे मैंने पहले कहा कि हम दोनों की आंधी चल रही थी उस टाइम, कल्पना पटवारी और सुनील छेड़िया। तो हमको हीरो लिया और कल्पना जी को हीरोइन लिया। तो उसी में जब निरहुआ आए तो मैंने कहा कि हाँ, बोले कि जब तक आप लोगों की कृपा नहीं होगी कुछ नहीं होगा। मैंने कहा मतलब? तो बोलता कि हम सुने कि आप कोई पिक्चर कर रहे हैं। हमने कहा कर तो रहे हैं, तो कहीं दीजिए ना उसमें कुछ रोल वोल। तो स्टोरी पूरी मैंने सुनी थी। तो मुझे एक लड़का था जो एक ही सीन में था, मेरे पिताजी बहुत सिद्धांतवादी होते हैं और लव मैरिज के खिलाफ होते हैं, वो लव मैरिज किया तो उसको गाँव से निकाल दिया, बस एक सीन था। हमने तुरंत बाहर में, अच्छा मैंने कहा मैं बात करता हूँ। मैंने प्रोड्यूसर को फ़ोन किया, मैंने कहा वो जो एक लड़का था जो जिसको एक सीन में कुछ नाम था, तो मैंने बोला वो किसी को दिए हैं क्या? तो नहीं दिए। हमने वो मत दीजिएगा किसी को, निरहुआ को रखेंगे। प्रोड्यूसर उत्तर प्रदेश का, तो निरहुआ को जानता भी था। हमने कहा निरहुआ को देंगे। तो निरहुआ से बात हुई क्या? हमने कहा आज मुलाकात हुई। तो बोला कि कहीं कुछ दीजिए आप अपनी फिल्म में, तो इस फिल्म में निरहुआ को रखते हैं। तो ठीक है। तो हमने कहा मत दीजिएगा किसी को। उसके बाद जब मैं बॉम्बे गया, तो मैंने बोला कि फिर मैंने उनको बोला कि ये लड़का बहुत हिट है, तो इसको एक सीन में रखें, इसको 2-4 सीन ज़्यादा रखिए, ऐसा अपनी फिल्म को फायदा मिलेगा। अच्छा ठीक है। तो उसको हमने अपने जीत से गाना वाना भी करवाया, फिर वो गाना भी रखवाया निरहुआ से। गाना मतलब गवाए हैं उनसे उसी फिल्म में? वो तो फिल्म क्या होता है ना, जब फिल्म बनती है तो जिसको हीरो रखा जाता है उसकी राय मशवरा लिया जाता है, पूछा जाता है इस स्टोरी में भी। तो हमने उसको बहुत तरजीह दिया, मैंने ऐसे स्टोरी के हिसाब से उसको एक ही सीन, एक सीन में खाली ये दिखलाता है कि ये लड़का लव मैरिज किया है, इसको गांव से बाहर निकाला जाए। कौन? मेरे पिताजी उसको निकालते हैं। ठीक है। वो सिर्फ इसलिए कि बाद में उनके घर में ये घटना घटने वाली है कि उनका बेटा ही लव मैरिज करने वाला है। तो दिखलाता है कि मेरे पिताजी बहुत सिद्धांतवादी आदमी है। तो एक सीन में एक लड़के को बाहर निकाल देता है और बाद में उनका बेटा ही लव मैरिज करता है, परिस्थिति ऐसी आती है।
तो उसको एक एक सीन में अगर निकाल दिया तो खत्म, कहानी खत्म, उस फिर स्टोरी से कहीं वो आता ही नहीं। हमने कहा कि नहीं, ये एक सीन में अगर उसको दे देंगे तो हमारी पिक्चर को फायदा क्या होगा, इतना बड़ा जो कलाकार हिट हुआ, अभी तुरंत हिट हुआ, उसको लेंगे तो अपनी फिल्म को फायदा हो, इसको रखिए, जब से वो सीन में आए तो उसको थोड़ा रखिए, लास्ट तक रखिए। ठीक है। तो उसको मैंने रखा लास्ट तक। फिर बाद में हम लोग, वो भी इंस्पेक्टर बनता है, मैं भी बनता हूँ, मैं तो इंस्पेक्टर हूँ ही। फिर बाद में लड़ाई होती है तो गोली लगती है हम लोगों को। हाँ। तो हमको भी पीठ में गोली लगी, उसको भी पीठ में गोली लगती है। हमने कहा उसको पीठ में मत खिलाइए गोली, क्योंकि पीठ में गोली खाना अपने हम बहुत खराब मानते हैं। हाँ। तो हमारी तो स्टोरी ऐसी चलती है कि हमको अपाहिज बनाना है उसको, हाँ। इसलिए हमको पीठ में आप गोली खिला दिए। हाँ। उसको पीठ में गोली मत खिलाइए, उसको सीने पे गोली खिलाइए। तो ऐसे करके उसको रोल को मैंने पावरफुल बनाया। और अच्छी बात यह है कि उसने उस चीज़ को बहुत अच्छे से निभाया। मतलब हमने उसको रोल तो दिलवाया, उसमें हमने सिफारिश की, लेकिन उसको काम बहुत अच्छा किया। वो फाइट वाइट सेट पे सीखा और हमसे बहुत अच्छा फाइट किया। वो ये फीडबैक हमको मिला कि नहीं, फाइट वो बहुत अच्छा कर रहा है। हमने कहा चलो अच्छा है, तो उसने काम किया। अब उसके बाद एक संजोग क्या कि वो पिक्चर जो भी चली, माने बहुत बिग हिट नहीं रही, लेकिन एक सो अच्छी फिल्म रही, चलो तुम साथ फिल्म बोल दिया। उसके बाद हमें भी फिल्म मिलती थी, निरहुआ को भी मिलती थी। तो क्या ये मान सकते हैं कि निरहुआ की वो पहली मतलब फीचर फिल्म पहले थी? ही है उसके फीचर घर में, फिल्म एकदम निरहुआ के घर में आज भी आप जाएंगे हाँ। तो फिल्मों का जो रहता है ना, वो तो उसके पहला वही पिक्चर रखा हुआ रहेगा उसके। हाँ। हाँ, उसके घर में कोई भी आदमी अंदर जाएगा ना, तो चलत मुसाफिर मोह लियो रे, वो उसके यहाँ आपको दिख जाएगा। जैसे इधर से अगर शुरुआत है तो इधर से वो रहेगा, या इधर से इधर से पहला नंबर पे चलत मुसाफिर मोह लियो रे दिखेगा। सेकंड नंबर पे, सेकंड नंबर पे उसकी एक फिल्म आई, उसकी भी एक आध फिल्म आई जो पिट गई, मेरी भी एक आध फिल्म आई पिट गई, लेकिन उसकी एक फिल्म आ गई निरहुआ रिक्शा वाला, जिसने उसके करियर को बहुत ऊपर कर दिया। और हम जब वो निरहुआ रिक्शा वाला शूटिंग कर रहा था तो हम इधर पदयात्रा कर रहे थे, क्योंकि उसी बीच मेरी वाइफ को लोगों ने जिला पार्षद बना दिया यहाँ पे जबरदस्ती। मैं नहीं चाहता था, मेरी वाइफ को जिला पार्षद बना दिया विकास के मुद्दे पे। उस टाइम जैसे आज तो आप सहरसा से चले तो आ गए ना, वो समय था कि सहरसा से चलते तो मेरे घर आ भी नहीं पाते सेमंडी, इतनी खराब स्थिति थी यहाँ सड़क की, कोई सड़क नहीं, बिजली नहीं। तो इसी मुद्दे पे लोगों ने मेरी वाइफ को जिला पार्षद बना दिया। मैं जैसे मेरी वाइफ जिला पार्षद बनी, मैंने घोषणा कर दिया कि अब मैं यहाँ से पैदल चलाऊंगा पटना, और पटना से जाकर दिल्ली जाऊंगा, और इस इलाके की सारी सड़कें और बिजली हमको चाहिए। उधर निरहुआ जो है निरहुआ रिक्शा वाला की शूटिंग कर रहा है। निरहुआ रिक्शा वाला की शूटिंग, वो निरहुआ रिक्शा वाला की शूटिंग कर रहा है और हम यहाँ पे पदयात्रा कर रहे हैं। तो क्या लगा था कि निरहुआ जो है, लेकिन नहीं, इसमें कुछ मिस हो रहा था। उसके बाद हम लोग चलत मुसाफिर मोह लियो के सेकंड पिक्चर उसके यहाँ बोर्ड लगा होगा, हमारे यहाँ भी हम तो इतना सजा कर रखते हैं। सेकंड फिल्म हम लोग की आई हो गइल बा प्यार ओढ़निया वाली से, जो पिक्चर सिल्वर जुबली हुई। अच्छा, वो उसमें हम दोनों। ठीक है। तो फिर से मतलब जो है प्रोड्यूसर जो है आप दोनों को एक साथ लाए? नहीं, उसके बाद जब वो उस पिक्चर की शूटिंग चल रही थी गोरखपुर इलाके में, चलत मुसाफिर मोह लियो की, मेरे पास एक फिल्म आई हो गइल बा प्यार ओढ़निया वाली से। ठीक है। तो उसने मुझे जब साइन किया तो बोले कि ये 2 हीरो की कहानी है, एक हीरो किसको रखा जाए। तो हम लोगों की, हमारी और निरहुआ की ट्यूनिंग एकदम शुरू में भी अच्छी थी और आज भी अच्छी है। आज भी वो उसी तन्मयता के साथ, उसी शालीनता के साथ प्रणाम करता है, आज भी उसी तरह से बात करता है। उसके निरहुआ में कोई बदलाव नहीं हुआ। फोन करेंगे तो उठा लेगा? नहीं, फोन तो अभी देखिए क्या होता है, वो क्योंकि पॉलिटिशियन भी है तो फोन बहुत बदलते रहता है वो लोग। तो जब भी बहुत जरूरी कुछ बात करनी होगी तो उसके किसी भाई को मैं फोन करूंगा, फिर मैं अभी का नंबर लूंगा कि भाई अभी क्या नंबर है, किस नंबर पे उपलब्ध है अभी, फिर बोलूंगा कि भाई बात करो कि भाई मैं बात करना चाहता हूँ। तो वो या तो वो मैसेज दे देंगे उसके घर वाले की छैला जी बात करना चाह रहे थे, या तो फोन कर लेगा, या फिर मैं करूंगा तो फिर उठा लेगा। फिर वो फोन पे अभी उठा लिया तो फिर 6 महीने के बाद उसी फोन पे उठाएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं। ऐसा होता है, इसलिए फोन करवे नहीं करते कि पता नहीं उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे। किसी को नहीं फोन करते हैं। इवन वो जब जीता तो भी हम फोन नहीं किए, हम किसी को नहीं फोन करते, हमारी आदत नहीं है। हम जानते हैं व्यस्त है और ये लोग फोन नंबर चेंज करते रहते हैं, तो फिर काहे का करना। अगर कभी कोई बोल देगा कि भाई बहुत जरूरी काम है, तो ऐसे करके निकालेंगे कि चलो। चलिए, तो उधर जो है उनकी लगातार तो वो एक फिल्म हो गइल बा प्यार ओढ़निया वाली हिट हुई। हो गइल बा प्यार ओढ़निया वाली हम लोग की सिल्वर जुबली हो रही थी, और मैं यहाँ पे भिक्षाटन कर रहा हूँ, पैदल पदयात्रा कर रहा हूँ, और उसी टाइम उसकी पिक्चर वो शूटिंग कर रहा था निरहुआ रिक्शा वाला की। तो निरहुआ रिक्शा वाला उसके जीवन में एक बिग हिट हो गई। और जबकि मुझे बाद में किसी ने ये बताया कि जब जो प्रोड्यूसर था जो प्लान कर रहा था निरहुआ रिक्शा वाला, वो शायद आपको ढूंढ रहे थे, क्या ये कहने वाले हैं आप? हाँ, ढूंढ क्या रहे थे, नहीं, वो एक प्रोड्यूसर ने कहा कि एक तो भोजपुरी फिल्म में मनोज तिवारी आए, यार मुझे फिल्म बनाना है ऐसे करके। एक निरहुआ रिक्शा वाला है, तो निरहुआ करने के बाद निरहुआ नाम पड़ा, पिक्चर का नाम है रिक्शा वाला। तो मुझे कोई भोजपुरी का कलाकार चाहिए। तो किसी ने कहा कि एक बड़ा अच्छा एक्टर आया है
बड़ी गंभीर एक्टर, वहाँ हमको गंभीर एक्टर लोग बोलते थे। दिलीप साहब से लोग मेरी तुलना करते थे। मैं जब वो चलत मुसाफिर भी हम लोग देख रहे थे ना इसमें सिनेमा हॉल में मुजफ्फरपुर, हम लोग ये पिक्चर देख रहे थे, मेरी वाइफ भी थी, तो निरहुआ के एक्टिंग पर तो लोग ताली बजाते थे। तो एक दो बार किसी ने कहा कि यार ये दिलीप कुमार जैसा एक्टिंग कर रहा है मेरे बारे में, तो मेरी वाइफ बोली कि दिलीप कुमार साहब बहुत अच्छे एक्टर हैं क्या? मैंने कहा बहुत, एक्टिंग की पाठशाला कहा जाता है उनको। वो तो आपके बारे में लोग बोल रहे हैं दिलीप साहब, तो हमने कहा दिलीप साहब के साथ नाम जोड़ दिया गया तो बहुत बड़ी बात होती, तो मुझे लोग गंभीर एक्टर कहते थे। तो किसी ने कहा कि मुझे एक एक्टर चाहिए रिक्शा वाला के लिए, तो कोई ले जाके मेरी फिल्म वो रिलीज हुई थी अति चलत मुसाफिर मोड। हाँ। तो लोग दिखलाने गए थे मेरे बारे में कि ये एक्टर कैसा रहेगा, तो बोले यार ये गुड लुकिंग है, रिक्शा वाला दिखता नहीं है। हाँ। मतलब ऐसा नहीं कि एक्टिंग बहुत अच्छा किया, एक्टिंग तो खैर उसका छोटा भाई का था, तो लाउड एक्टिंग वो मैं ही करता था, मैं ही कहता था कि तुम लाउड एक्टिंग करो, क्योंकि मैं बड़ा भाई हूँ। जैसे जो भी फिल्म हम की हो गया प्यार ओढ़निया वाली भी, तो मैं ही निरहुआ को बोलता था तुम लाउड एक्टिंग करो। मैं लाउड नहीं करूँगा क्योंकि मैं बड़ा भाई हूँ। अगर मैं छोटा भाई रहता तो मैं लाउड करता, तो बड़ा भाई को मैं बोलता कम, क्योंकि बड़ा भाई छोटा भाई का अंतर होता है, छोटा भाई थोड़ा उछलिंकल जैसा करता है। तो हमने कहा तुम लाउड एक्टिंग करो, हम कम करेंगे। तो वो लाउड एक्टिंग करने के लिए मैं ही बोलता था, तो एक डबल सेड मिले। जैसा शोले में वीरू तो धर्म जी ज्यादा बकबक करते हैं, अमिताभ बच्चन खामोश रहते हैं, तो वो वही एक डबल सेड देने के लिए। तो वो प्रोड्यूसर ने कहा, डायरेक्टर ने कहा कि मुझे यार ये गुड लुकिंग लगता है, ये रिक्शा वाला लगेगा नहीं, वो लगेगा रिक्शा वाला जैसा निरहुआ के बारे में, इसी को बना देते हैं। हाँ इसको बना देते हैं। क्या एंट्री किए थे रिक्शा पे ऐसे करके, तो लेटे हुए थे। वो साउथ का प्रोड्यूसर था ना, वो लोग हीरोइज्म को जानता है। हाँ। और हम जो इधर दो फिल्म किए थे, इसके डायरेक्टर प्रोफेशनल नहीं थे, ये हम लोगों की हीरोइज्म को उभार नहीं पाया। हाँ। तो वो देखिए, हाँ अभी आपका जो सवाल था उस पर तो हम लोग आए ही नहीं एंड। तो हमारे पास जितनी भी फिल्में आई, हाँ। एक संजोग है कि जितनी भी फिल्म हम किए सबका डायरेक्टर जो पहली बार डायरेक्शन कर रहा है, हाँ। वो किसी को पता ही नहीं कि हीरो को कैसे परोसा जाता है, कैसे उसको हीरोइज्म दिखना चाहिए। जो निरहुआ रिक्शा वाला आपको दिखी, क्योंकि वो बड़े प्रोड्यूसर थे, बड़ा बैनर था। हाँ। उसने बड़े तरीके से इंट्रोड्यूस किया। हमको सब ऐसा मिल जाए लेचर पेचर जैसा। हमारी एक फिल्म आई बेटी भेल परदेसी, उसमें वो शुरू से विलन हमको मारते रह गया, लास्ट में ही मारते रह गया। हमने कहा कि लास्ट में एक थप्पड़ हमसे मरवा दीजिए, नहीं तो पब्लिक हमको गाली देगी। नहीं, हमने कहा हीरो की हीरोइज्म नहीं दिखेगी पिक्चर नहीं चलेगी। अबे हीरो इतना कौन मार खाता है सबसे तो क्या बोलता है मालूम, बाद में पता चला कि वो विलेन उसको पैसा दिया था कि हमारा हीरोइज्म दिखना चाहिए। तो हमने कहा कि हीरो की हीरोइज्म नहीं दिखेगी तो पिक्चर नहीं चलेगी। तो अच्छा ये सब भी होता है क्या? बहुत होता है। तो मतलब इससे तो फिल्म खराब होती है ना। तो खराब होती है ना फिल्म। बेटी भले पर क्या आदमी देखा, क्यों बाद में क्या बोला मालूम, वो जो बच्चा फेंका जाता है उसको जब आप पकड़ते हैं वही हीरोइज्म है। हमने कहा विलेन हमको शुरू में मारता था, लास्ट में मारते रह गया, तो लोगों को अच्छा लगेगा। वो मेरे को करंट लगवा देता है, मुझे अपाहिज बना देता है, मेरी बीवी पे लाइन मारता है इसके लिए। सॉरी। तो जब मेरा फिर हमको करंट लगता है फाइट में, जब मारता फिर करने तो मेरा हाथ ठीक हो जाता है। हमने कहा जब हाथ ठीक होगा तब तो लोग ताली पीटेगा कि अब मारेगा। और वहां मैं जाता हूँ मारने, फिर वो हमको मारता है। और वो डायरेक्टर मानने के लिए तैयार नहीं। तो वो हमको ऐसा डायरेक्टर मिला जो हमको पंगु बना के पेश किया, और हमारी सारी फिल्म में किसी में वो हीरोपनी नहीं दिखा। इसके लिए हमारी फिल्में नहीं चलती थी, उसकी निरहुआ रिक्शा वाला आ गई। तो बाद में क्या हुआ कि ऐसी फिल्में मेरे पास आती थी ना, सीधा वो घर द्वार का रीमेक, सत्ते पे सत्ता का रीमेक, फलना का रीमेक। यार क्या रीमेक करो यार। मैं ये भी बोलता था रीमेक आप जो सत्ते पे सत्ता बन गया, जो शोले बन गया, जो क्रांति बन गया, उसका आप रीमेक कर पाएंगे? एक आदमी हमारे पास क्रांति का रीमेक लेके आ गया। हम क्रांति का रीमेक, हमने कितना बजट है आपका? तो 30 लाख। हमने कहा 30 लाख में क्रांति फिल्म के एक सीन नया फिल्म पाएंगे। अरे ऐसी फिल्म आप लोग उठा लेते। अब ये बात बोलने से लोगों को बुरा लगता है ना कि यार ये एक्टर तो हम ही में कमी निकालने लगेगा। तो तुम्हारे पास होमवर्क नहीं है, तुमको नहीं आता समझ में, तो हम तो बताएंगे ना। वो बताने से लोगों को बुरा लगता है। और रीमेक करके क्रिएशन नहीं है, इसके लिए मैंने धीरे धीरे अपने आप को अलग कर लिया। अच्छा, आप शुरू की फिल्में देखिए, पवन सिंह, हमको बहुत खराब लगता था। पवन सिंह आया है और पहले सीन में हीरोइन को क्या बोलेगा, अच्छा मना ऐसा हो जाए तो तू का देबू, तो किस देबू। अरे यार ले देख साला, किस पे चले जाते हो तुम लोग? ऐसी फिल्में बना रहे हो, बिना उसके पिक्चर नहीं आगे बढ़ सकती है क्या? ये सब चीज़ हमको अच्छा नहीं लगता था। तो हम धीरे धीरे, अच्छा फिल्मों में क्या है कि अगर आप किसी को बोल दीजिए तो उनको बुरा लगता है, तो धीरे धीरे अपने आप को अलग कर लिए। गाने तो आपके भी डबल मीनिंग आते थे ना? कौन से? एक गाना बताइए। वो भैया के साली उली वाला जो था। कौन सा भैया के साली? भैया के साली प्यार के अपन रेट मांगे ले, दुनिया बिहारी लिखा है। अरे गाए आप है ना। मेरे जीवन में मैंने आज तक जितना भी गाना लिखा, किसी में मैंने चुम्मा शब्द का इस्तेमाल नहीं किया।
और जितनी बार मैंने गाया होगा वो जरूर किसी न किसी और का राइटर कर रहा होगा। और विनय बिहारी एक ऐसा राइटर रहा मेरे जीवन में जो पूरा एल्बम बनाते थे। कई, जैसे इस एल्बम की बात कर रहे हैं ना, लेकिन कई एल्बम ऐसा रहा जो इसी खटपट की वजह से मेरे हाथ से निकल गया, वो भी एल्बम हिट हुआ है। तो कई बार लोगों को समझौता करना पड़ता, क्योंकि हम उस अगर ज़्यादा समझाएंगे तो अरे यार ये तो बहुत बोलता है, चलो अब किसी और से करवा लेते, तो लगता है कि यार हमारा एक हिट गाना निकल गया। लेकिन अब मैं परवाह नहीं करता। एक समय था जो परवाह करता था, अभी तो मैं सीधा बोलता हूँ नहीं गाऊंगा तो नहीं गाऊंगा। आज ही मेरे पास एक कार्यक्रम है आज, तो उसने कहा कि मैं अपना बैंड दे दूंगा, आप आज एक, मैं नहीं जाऊंगा। नहीं, बैंड हमारा, हम नहीं जाएंगे, जाओ हरो। क्योंकि वो साग सतुआ सानने में अपना काम खराब हो जाता है। लेकिन ज़्यादातर लोग यही करते हैं, तो इसलिए तो वो सब जो गाना जितना भी डबल मीनिंग, अब जैसे कल ही एक जगह बात हो रही थी, पानी में बुनका की चर्चा चल गई, तो पानी में बुनका अभी जो विधायक जी ने गाया था वो असली पानी में बुनका था। पानी में बुनका पारंपरिक गीत है, जो वायरल हो गए थे वो असली था। हाँ। हम तो उसको बहुत सोबर करके गाते हैं, माने वो गाना बहुत गंदा था। जो विधायक जी गाए वही असली गाना वही था जो विधायक जी ने गाया। हम जो गाते हैं उसको सोबर करके गाते हैं। तो हमारी आदत क्या है, मैं पारंपरिक गाने गाता हूँ, इसलिए तो मैं फोक सिंगर हूँ। फोक सिंगर का मतलब ही होता है कि जो गाने वातावरण में चल रहे हैं, जनमानस में चल रहे हैं, उसी को हम नए तरीके से गा दें। फ्लेवर वही रखें, फोक ही फ्लेवर रखें, धुन भी वही रखें, उसमें भले हम साजबाज नया यूज करें। तो अभी मैंने वो जो विधायक जी ने असली गाना गा दिया तो उनका टिकट तक कट गया। अब मैं उसको ढक के गाता हूं तो मैं छेला बिहारी बन गया। तो वो अंतर बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं। अभी अंतर समझ में आया। कहीं मैं बैठा था कल, उसने चर्चा कर दिया था, आप तो फलना विधायक का टिकटे कटवा दिए। हमने कहा नहीं, विधायक जी जो गाना गाए थे वही असली गाना था। अच्छा, वो ठीक है, लोग हमारा गाना सुन के अभी आदी हो गया तो उनको बुरा लगा, लेकिन वो असली गाना, मैं गाने को सोवर करके गाता हूँ। अगर पारंपरिक गाने गाता हूँ तो उसको मैं सोवर कर देता हूँ, उसमें जो कमियां हैं उसको मैं दूर कर देता हूँ। पुरानी फिल्म या फोटो तस्वीर उसमें निकाल के देखे तो आप रवि किशन, निरहुआ सबके साथ जो काम किए हैं जी, अगर सुंदरता की बात करें, मतलब स्मार्टनेस की बात करें, हैंडसमनेस की बात करें, तो 25-30 साल से तो आप एकदम झकास मेंटेन किए हुए हैं अपने जवानी को। अच्छा। अपने एकदम खूबसूरती को। अभी भी आप एकदम लग रहे हैं एकदम यंग जैसे। कैसे मेंटेन करते हैं और कैसे उतना मतलब बढ़िया आपका रहा है? इस सुंदरता बीच में कहीं आड़े सब मतलब आ गया था क्या? एक फिल्म में तो आई वो तो बता ही दिए। निरहुआ रिक्शा वाला में। हाँ, तो हमने सुना कि उन्होंने यही कहा कि ये रिक्शा वाला दिखता नहीं है, हाँ। ये दिखेगा। है कि बाल भी एकदम आप रखते थे एकदम अपने हिसाब से। हाँ। हाँ, पीछे बड़ा एक रहता फिल्म था। में आड़े आई है, लेकिन सुंदरता आड़े नहीं आती है। एक चीज आड़े आती है, अगर आपको किसी चीज का सॉरी, किसी चीज का नॉलेज हो जाता है और आप ऐसी जगह पे बोलते हैं तो लोगों को एक फीलिंग आती है, यार ये तो बहुत ज़्यादा जानता है। तो बहुत ज़्यादा जानकार व्यक्ति से लोग भागता है। बोलने से काम खराब हो रहा है। हाँ, काम खराब होता है। या तो बेवकूफ़ बन के आप काम करते रहिए जैसे अमित जी करते हैं। हाँ। अमित जी आज के लड़के के साथ भी काम करेंगे तो कभी एहसास नहीं होने देंगे कि अमिताभ बच्चन है, बल्कि और तारीफ करेंगे। अद्भुत, आजकल के जो डायरेक्टर्स अद्भुत हैं, तो अद्भुत कह के ना नया लोग को चढ़ा देते हैं। और हम लोग में ये टैलेंट नहीं है। ऋषि कपूर साहब में भी नहीं था। ऋषि कपूर साहब किसी के सामने मुंह पे बोलने लगते थे, अरे यार क्या है ये, क्या तुम बनाया हो, ऐसे थोड़े सेट सजाया जाता है। तो वैसे लोगों से लोग भागते हैं। और जो मैं एक कमी है कि मैं मुंह पे बोल देता हूँ किसी को। जैसे हमारी बातें बाद में लोगों को अच्छी लगती है। जैसे रवि किशन की चर्चा की, रवि किशन के साथ जो हमने फिल्म की थी सब गोलमाल है। हाँ, गोलमाल वाली उसका फिल्म गाना थी। इतना घटिया था कि मैं शुरू से बोलता था घटिया गाना, फेंक दीजिए इसको, कचड़े में फेंक दीजिए, बहुत बेकार गाना, बहुत बेकार गाना। और रवि जी चढ़ा देते थे, क्या गाना यार, क्या। हमने कहा रवि जी तो चढ़ा ही देंगे, रवि तो कितना घटिया स्टोरी लेके जाएगा, अरे क्या यार चिपक जाएगी यार, हर हर महादेव, इसको तो हटाए नहीं हटेगी पिक्चर, ये क्या स्टोरी लिखा है आपने। और वो पैसा बढ़वा के ले लेते हैं। हम लोग की आदत है, हम बोलते हैं यार स्टोरी चलेगी नहीं इसमें, थोड़ा इसको ऐसे कर दो, इसको ऐसे कर दो। तो कई बार लोग मान जाते हैं और ज़्यादातर लोग नहीं मानते, बल्कि उसकी वजह से नुकसान हो जाता है। क्या लेकिन है ना कि हर आदमी अपना एक कॉन्सेप्ट लेके चलता है। आप उसको कहिएगा दाएं बाएं होने। और क्या ना, अब कॉन्सेप्ट बचपन से लेके चला है कि 5 वर्ष से लेके चला है कि 2 साल से, एक लय में होता है और लय आप तोड़ नहीं सकते हैं। नहीं, लेकिन जो बड़े प्रोड्यूसर होते हैं, बड़े डायरेक्टर होते हैं, हाँ। वो तुरंत कट करेंगे। जैसे मैं आपको बताता हूँ, क्या है ना कि हो सकता है आप उस समय स्टार्टिंग में थे, अब वही 10 साल 15 साल कर लेते तो फिर आप जो बोलते फिर वो लकीर हो जाता। नहीं, मैं बता रहा हूँ, जिस टाइम मैंने फिल्म शुरू भी नहीं की थी, हाँ। उस टाइम मोहन जी प्रसाद
मोहन प्रसाद ने पहले फिल्म बनाई थी गंगा धाम, हाँ। बाद में उन्होंने फिल्म बनाई सैया हमार, जिसमें जो रवि किशन जी को रवि लेकर किशन बनाए जी थे। थे, हाँ। भोजपुरी की टर्निंग पॉइंट वही पिक्चर है, सैया हमार। सैया हमार। सैया हमार जब पिक्चर वो बनाए थे तो हम लोग विनय जी उसमें गाना वाना लिखे थे, तो हमने हमारी मित्रता बहुत अच्छी रही है, तो हम लोग मोहन प्रसाद ने बुलाया था वो पिक्चर के प्रीमियर पे नहीं, एक ट्रायल में। हाँ। जब पिक्चर बनती है तो लोग देखने के लिए बुलाते हैं कि इसमें क्या बिल्कुल बिल्कुल क्या चीज अच्छा है, क्या बुरा है, क्या इसमें सुधारा जा सकता है, तो हम लोग देख रहे थे। तो देखने के बाद सब लोग निकले तो सबसे पूछ रहे थे वो, और मैं उस टाइम तो कुछ भी नहीं, मतलब मोहन प्रसाद को ये भी नहीं मालूम कि मैं कौन, खाली विनय जी ने ये बताया कि सुनील चले बिहारी, हाँ मैंने नाम सुना, इतना नाम जानते थे और कुछ नहीं। सबसे पूछते पूछते मेरे पास आए कि छैला जी आपके हिसाब से इसमें, तो हमारे मुंह से उस समय निकला कि मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि 10 लोग बैठे थे तो मुझे लगा कहीं बुरा ना लग जाए, तो मैंने कहा कि मैं बाद में बताऊंगा। तो ठीक है चलिए घर पे, तो घर पे लेके गए, फिर घर पे अपना चाय नाश्ता किया, फिर बोलते हाँ छैला जी क्या बोल रहे थे आप, तो मैंने कुछ उसमें कमी निकाली, उनको इतना जेन्युइन लगा। जैसे मैंने वो कमी निकाली तो विनय जी की आदत है कि विनय जी बोलता, मैंने 2 कमी निकाली थी कि ये गाना, जैसे आपके 5-6 गाने हैं उसमें ये गाना मुझे अच्छा नहीं लगा, और एक और कमी निकाली थी कि उन्होंने गंगा धाम, मतलब पिक्चर का नाम था देवघर, उसमें कई बार बोला जाता है, और देवघर की जगह पर उन्होंने कोई साधारण मंदिर दिखला दिया था, साधारण मंदिर में शूट कर लिया था। तो मैंने कहा कि आपकी गंगा धाम पिक्चर जो है उसमें आप देवघर दिखला के देवघर में शूट किए हैं, और ये आप साधारण मंदिर में शूट किए हैं, तो देवघर मंदिर को सबको पहचानता है, तो फट से लोग जान जाएगा कि ये तो पिक्चर के लिए बुरा हो जाएगा। और दूसरी बात, ये गाना मुझे नहीं पसंद आया, फट से विनय जी कहते हैं तुम देखना सब ज्यादा यही गाना हिट होगा, तो फट से मोहन प्रसाद ने कहा विनय जी जब कोई कुछ बताए ना तो उसको उस पर मैंने उसकी बातों को मानना चाहिए, उसकी बातों को सुननी चाहिए। तो जैसे उन्होंने कहा बस हम ऐसे ताली बजाएंगे, हमने कहा अरे वाह विनय जी तो अभी लिख के दे देते कि यही गाना हिट होगा। तो मैंने कहा कि देखिए वो गाना हिट होगा कि नहीं होगा मैं नहीं जानता हूँ, कई बार ऐसा होता है कि हम जो जिसको खराब करें वही गाना हिट हो जाए, लेकिन हमको बोले कि हमने ऐसा मार्चिंग सॉन्ग है वो अच्छा नहीं लगा। बाद में मैंने देखा कि मोहन प्रसाद ने वो कैसे करके स्टॉक शॉट वगैरह मंगा के कुछ क्रोमा वगैरह करके, क्रोमा होता है ना कि क्रोमा में शूट कर लिया, उसको देवघर में दिखा दिया, तो उन्होंने देवघर उसको लाया। तो जो अच्छे प्रोड्यूसर होते हैं, जो अच्छे डायरेक्टर हैं, वो बात सुनते हैं। जब रवि किशन के साथ काम कर रहे थे तो वो तो एकदम तब तक में तेरे नाम सब भी कर चुके थे, अब भोजपुरी में जो कर रहे थे तो क्या मतलब कर रहे थे, क्या ढूंढ रहे थे भोजपुरी में, या क्या करना चाहते थे भोजपुरी के लिए, ऐसा रवि किशन की बात कर रहे हैं। नहीं तेरे नाम वगैरह बहुत बाद में किए, तेरे नाम 2003 में वो कर चुके थे, ठीक है, और उसके बाद हम 5, 6, 7 की बात कर रहे हैं, उस दौरान जब आपके साथ नहीं वो रवि जी पिक्चर में सैया हमार तेरे नाम से पहले आई। हाँ वो तो पहले आई, हाँ उसका हम लोगों के साथ, हाँ मतलब उस दौरान कुछ बातचीत हुआ, जब वो भोजपुरी में आ गए, हाँ। भोजपुरी में जो उनकी फिल्म आई थी सजनवा को एक फिल्म आई थी, बहुत अच्छी फिल्म थी, उसमें मैंने गाना गाया था, गोरखपुर में शूटिंग हुई थी, बहुत अच्छी फिल्म थी वो, मैंने मेरा उस फिल्म में सिर्फ आपका गाना था? हाँ उसमें गाना था। अच्छा। और सैया हमार में मेरा गाना था, मैंने अच्छा। मैंने गाना गाया था। अच्छा। उसमें मुझे मेरे पर पिक्चराइज भी किया जाना था उस गाने को, लेकिन मैं नहीं पहुंच पाया, मैं बॉम्बे नहीं था उस टाइम, मैं गाँव आ गया था, मेरे पिताजी चुनाव लड़ रहे थे उस समय, तो पिताजी के चुनाव में आ गया था। बड़ा चुनाव का खेल है आपके साथ, मतलब कभी पिताजी चुनाव लड़ रहे हैं तो आप शूटिंग वूटिंग छोड़ के आ गए। पहली फिल्म में मैं नहीं जा पाया, सब कुछ कर लेते तब जाते बढ़िया से, सब चीज में तो देख ही रहे हैं, अभी निरहुआ कहाँ है, रवि किशन कहाँ है, क्या होता है मनोज तिवारी कहाँ है, फिर अभी रितेश पांडे सब जो है एकदम लगे हुए थे। नहीं वो उस बात का तो मुझे कोई पश्चाताप इसलिए नहीं है कि देखिए आदमी अपने सिद्धांत से काम करता है। जब हमको उस फिल्म, वो जो अपनी इंडस्ट्री है भोजपुरी, उसमें ऐसा लगता ही नहीं, कोई क्रिएशन ही नहीं है लोगों के पास, कुछ स्टोरी वहां से ले आया, वहां से ले आया, चुराया। आज आप देखिए, आज भोजपुरी फिल्मों का जो नाम होता है वो भी हिंदी से चुराया हुआ होता है, सारे हिंदी वाले टाइटल पे बना रहे नहीं पिक्चर। इसका मतलब क्या है कि आपकी इंडस्ट्री जो है, आपने हिंदी के सामने आप नतमस्तक हो गए, वही टाइटल जो आपका हिंदी में है वही टाइटल आप भोजपुरी में रखते हैं, उसको चेंज भी नहीं करते हैं। कई टाइटल ऐसा है जो हिंदी में जो है उसी को भोजपुरी में रखा, उसको भोजपुरी रूपांतर भी नहीं किया है। ये जो दौर था 2005 के आसपास का, जिसमें भोजपुरी सिनेमा जो है लगभग ठीक ठाक लोग देख रहे थे, आपको ऐसा लगता है देख रहे थे? 2005-7 के आसपास जो है, 4, 5, 6, 7 के आसपास जो है लोग भोजपुरी सिनेमा देख रहे थे, ऐसा आपको लगता है कि देख रहे थे? भोजपुरी फिल्में तो कुणाल जी के टाइम में लोग देखते थे, कुणाल जी के, अरे बाप रे बाप, उस टाइम तो हम लोग
नदिया के पार हो, चाहे गंगा किनारे मेरा गांव हो। मैं रांची में रहता था। रांची भोजपुरी बेल्ट नहीं है। मैं मेरी शिक्षा दीक्षा रांची से हुई है। हम लोग रांची में देखते थे कि महिलाओं का की झुंड, और हम लोग महिलाओं के साथ जाते थे देखने। कलाकार के लिए मेरा सवाल ये था कि लोकल किसी कलाकार को इस तरह से सपोर्ट वोट किए तो समाज सेवा की तरफ मैं वही कर, मैं समाज सेवा में इतना ज्यादा तल्लीन हूँ। दिमाग में रहता है कि भाई कलाकारों के लिए कुछ करना चाहिए, लेकिन माफ कीजिएगा क्या होता है कि ये बिहार के कलाकारों का दुर्भाग्य क्या है, बिहार के कलाकारों का, कि बिहार में अभी तक कोई सरकार ऐसी नहीं बनी जो कलाकारों के बारे में सोचे। मैंने इससे पहले वाले जो थे उनको तो यहाँ फिल्म बनाते तो वहाँ रंगदारी टैक्स का डिमांड होता, और दूसरे वाले जो है वो खाली कहते हैं सब्सिडी सब्सिडी, ना सब्सिडी है ना कुछ है, ना फिल्म नगरी है, ना फिल्म की शूटिंग की कोई जगह है। तो यहाँ कलाकारों के लिए काम होता नहीं है। जैसे आप जब यहाँ पर झारखंड में बीजेपी की सरकार थी, वहाँ सब्सिडी दिया जाता था रघुवर दास जब थे तो। और उत्तर प्रदेश का एक सौभाग्य कहिए कि वहाँ सरकार कोई भी बने, इवन मुलायम सिंह साहब भी थे तो भी कलाकारों को सब्सिडी दिया जाता था, मायावती थी तो भी कलाकारों को सब्सिडी दिया जाता था, और अभी योगी जी हैं तो बल्ले बल्ले। अभी आप सुनिएगा पवन सिंह लखनऊ में रहता, क्यों? तो पटना में रहना चाहिए ना, लखनऊ क्यों रहते? वो सरकार इतनी आगे है कि आप लखनऊ में शूटिंग कीजिए, मतलब लखनऊ नहीं, आप उत्तर प्रदेश में शूटिंग कीजिए, उत्तर प्रदेश के कलाकारों को रखिए, हमसे इतना सब्सिडी लेके जाइए। और बिहार में जो भी सुनते होंगे, अगर आप कल किसी बिहार के मंत्री से बात करेंगे वो छोड़ देंगे, जैसे गुड्डी नहीं छोड़ता, अरे तो ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, कर रहे हैं, उधर जाके देखिए कुछ नहीं। आप फाइल लेके जाइए, खाली भाषण सुनिएगा, चाय पिला देंगे मंत्री जी, काम धाम कुछ नहीं। तो मतलब कागज पे काम रहता है। जब सरकार ही यहाँ काम नहीं कर पा रही तो हम लोग क्या करेंगे, बोलिए? अच्छा, अभी जो महोत्सव में जा रहे हैं आप, चंडिका माँ का जो ये महोत्सव है, तो इसमें जो है मतलब तैयारी वारी कर रहे होंगे, उस तरह से होता है ना प्रिपरेशन शो से पहले, जी जी जी, है ना? कितना देर आपको संभालना है मंच? मुझे इन्होंने कहा कि 2 घंटे आपको मंच पर रहना है, लेकिन सरकारी प्रोग्राम में लोग 2 घंटे के लिए मंच नहीं देते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोकल कलाकार भी होंगे। लेकिन हमको 2 घंटा बोला है, तो अपना हम 2 घंटे, हम तो बहुत सारा गाना वाना लिख रहे हैं। विराटपुर मेरा एक गाना था, हमारा घोरा देख गड़िया केरा गौसल्ला मेला, नहीं घुरे भोते चली जइब हम नहीं हर कुरसेला, ऐसा गाना था। उस गाने में मैंने 2 अंतरा खगड़िया पे रखा, और 3rd अंतरे में मैं सब जगह गया हूँ। चौसा के बिशु बाबा, विराटपुर के चंडी माँ, सहरसा के मत्स्य गंधा, वो गाने की मैंने चर्चा की। तो वो गाना तो यहाँ के लिए फिट ही, अगर मैं वो गाना को मैं कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करूँ तो भी उसमें विराटपुर की का नाम आता है, मत्स्य गंधा का नाम आता है, और मैंने मत्स्य गंधा में जाके शूट किया है। अच्छा। तो मैं अपने अंग प्रदेश के लिए को और बिहार के पर्यटक स्तर को लेकर बड़ी चिंतित रहता हूँ कि इसके लिए काम हो। मैं एक गाना था मेरा, मैंने खगड़िया पे कुछ गाना गाया था, उसमें मैंने एक लाइन गाया था कि हाँ, दुनिया में सुंदर भारत देश गे बहिना, भारत में सबसे पावन अंग प्रदेश गे बहिना। अब इसमें मैंने एक चर्चा की थी कि पर्यटक स्थल की चिंता कौन करेगा। खगड़िया जो यहाँ रंगदारी की बात होती है ज्यादा, मैंने कल भी विधायक से बात की, खगड़िया के विधायक से बात की कि भाई सब जगह पे स्थापना दिवस मनाया जाता है, हमारे यहाँ नहीं मनाया जाता है। तो लोग, संगीत एक ऐसी चीज है जिसके माध्यम से आप लोगों को सरकार से जोड़ सकते हैं। जैसे आज अगर पुलिस को कहीं परेशानी होती है काम करने में, कि कोई गुंडा है, आप उसको पकड़ने जाते हैं तो लोग कोऑपरेट नहीं करते, क्योंकि पुलिस पब्लिक के करीब जाएगी तब ना। तो पुलिस और पब्लिक को करीब लाता है संगीत। अच्छा। संगीत से जितना प्रशासन जुड़ा रहे, जितना कार्यक्रम हो कलाकार के माध्यम से आप एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, उस पर पुलिस को काम करना पड़ेगा, प्रशासन को काम करना पड़ेगा, तो बहुत अच्छा होगा। तो हम अपने संगीत के माध्यम से विकास की बात करते हैं अक्सर। उसमें मैंने कहा है कि मैंने एक बार अखबार में पढ़ा था कि मुंगेर में बहुत सारा पर्यटन स्थल है जिस पे सरकार अगर चाहे तो, आपको मैं बताऊं, मैं ढूंढते ढूंढते गया जमालपुर में जो ऊपर में झरना है। इतना जबरदस्त झरना है, अगर आज वो झरना बिहार में नहीं होता ना तो वो इतना बड़ा माने पहाड़ पे आपको 3-4 घंटा लगेगा चढ़ने में, और वहां पे इतना जबरदस्त झरना, और ये जमालपुर में है। अब मैं गया खोजते खोजते, मुझे पूरा 1 दिन लगा उसको खोजने में। मैं गया खोजते खोजते वापस आ रहा था, मुझे नहीं मिला पहाड़ पे, और रास्ता वास्ते इधर पतली गली में मैं भूल गया। कोई लकड़ी काटने वाला आया, मैंने कहा भाई से ढूंढ रहे, तब वो लेके गया हमको। वो भी ऐसे नहीं, पहले तो बता दिया ऐसे चला जाएगा, जब नहीं पहुंच पाए तो किसी ने कह दिया वो पूछा छैला बिहारी आप क्या, हमने कहा तो तब जाके पहुंचा। अब वो मैंने वहां जाके बोला कि अगर इस तरफ सरकार थोड़ा सा ध्यान दे दे ना तो वहाँ हजारों लोगों की दाल रोटी चलेगी, वहाँ रोजी रोजगार का, थोड़ा तो प्रकृति भी जो है एकदम सेफ रहेगा, खूबसूरत हो जाएगा। जबरदस्त है, 12 महीना पानी। और आपको पता है, आपको नहीं होगा जानकारी,
वहां सुनते हैं पानी इतना टेस्टी है, अच्छा। उस इलाके में लोग वहां से पानी लाके पीते हैं। और कलकत्ता में कई लोग हैं जिनको जमालपुर से रोज पानी जाता है, हैं? एकदम रियल मिनरल वाटर जो होता है ना, वो जमालपुर में। अब इतना बढ़िया साधन है, किसी को मतलब नहीं। ये बात आप कितना कंफर्म है जो जमालपुर का पानी कलकत्ता जाता है? ये वहाँ के लोगों ने कहा मुझे, मैंने, हमारा ससुराल वहाँ दशरथपुर में पचरुखी में है, तो हमारे साले ने कहा कि यहाँ से पानी जाता है। एक आध बार लाके हमको पानी पिलाया, हमको बहुत अच्छा लगा। और हमने वो जाके देखा। एक मेरा गाना है, बम लहरी शोभेला तो हर नगरी। अब बम लहरी शोभेला तो हर नगरी, मैंने बाबा की नगरी की का बखान कर रहे हैं। हमको पता नहीं क्यों ये गाना में जब मैं गाता था तो उत्तराखंड में जो गाने था वो एक जो के कोई थे बड़े बड़े बाल वाले सिंगर, हाँ, तो मैंने भोलेनाथ का जो सॉन्ग, हाँ, तो वो कॉन्सेप्ट लेके हम चले गए झरना खोजते खोजते, वहां जाकर हमने ये गाना गाया, बम लहरी की ऐसे पानी गिर रहा है। वहाँ बच्चे जाते हैं स्नान करने के लिए, लेकिन कोई साधन नहीं है। अगर वहां से आदमी स्लिप कर जाए, गिर जाए, मर जाए, तो आदमी को पता ही नहीं चलेगा। इतना उनका एक गाना है, मेरा भोला है भंडारी करे नंदी की सवारी। वही गाना जब हंसराज करके कुछ हंसराज जी, तो वो गाना जब मैंने सुना तो मुझे लगा कि इसी तरह का कुछ हम लोकेशन खोजते हैं। उसी दौरान आप गए थे? मैं ढूंढते ढूंढते गया था। नहीं, उसके बाद अभी 1-2 साल पहले मैंने वहाँ पे शूट किया। इतना रमणीक स्थल है। अच्छा, वो जब मैं ससुराल जाता था तो मेरा साली सब बोलता था कि ये नहीं बोलता था कितना अच्छा झरना है, जीजा जी जानते हैं जो पहाड़ है ना, ये बहुत अच्छा है, ऊपर जाने से बहुत अच्छा लगता है। वो लोग कभी गया नहीं, सुनता होगा। अच्छा, जब मैं गया तो मैंने कहा यार ये तो रहने के लायक जगह है, मतलब अगर उसको सरकार थोड़ा ध्यान दे देना तो वो स्थान इतना सुंदर। अब देखिए, इसमें 2 बात है। मैंने ये बात कही है कि सरकार ध्यान नहीं देती है, तो इसको कई लोग निगेटिव में लेते हैं, चले मेरी सरकार की खटिया खड़ी करते, इसलिए हमको लोग सरकारी प्रोग्राम बुलाते भी नहीं। लेकिन अभी जिला प्रशासन ने बुलाया है, इसको पॉजिटिवली कैसे लिया जा सकता है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर जमालपुर झरना पर अगर ध्यान दे दे सरकार, तो वहाँ हजारों लोगों की दाल रोटी चलेगी। और वहाँ इतना बढ़िया पर्यटन स्थल बनेगा कि वहाँ अगर गेस्ट हाउस वगैरह बन जाए, होटल बन जाए, तो वहाँ लोग जाएंगे, पिकनिक मनाएंगे, 2-4 दिन बिता के आएंगे। इतना सुंदर जगह है। आपका ससुराल और खूबसूरत हो जाएगा। मैंने वो देखा है। तो कुल मिला के ये सब मैं गाने के माध्यम से बताते हुए रहता हूँ। तो कहने का मतलब है सर कि मतलब जो इस तरह के सरकारी कार्यक्रम होते हैं, उसमें आपका जो कार्यक्रम है, तो गाने के माध्यम से आप कुछ न कुछ मदद कर रहे हैं समाज को आगे ले जाने में। एकदम मेरा गाना बोलता है, लोग इसीलिए आपका कार्यक्रम होना चाहिए इस तरह के अति में, एकदम होना चाहिए। मुझे तो बुला के उन लोगों का, हाँ, एक सरकार को क्या बुरा लगता है कि कभी कभी मैं सरकार से डिमांड कर देता हूँ कोई चीज। तो भाई डिमांड करते हो, इसमें बुरा क्या है? मान लीजिए आपको नेता तो आपको बताएगा नहीं कि उसका टिकट कट जाएगा। हम कलाकार होने का नाते आपको बता रहे हैं कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, इसमें क्या बुरा है? अब एक चीज मैं बताता हूँ। ये कांवर का इतना बड़ा मार्केट है, सुल्तानगंज से लेकर देवघर तक। जब 30 सीरीज से मैं बोलता था कि मैं कांवर गाऊंगा अंगिका में, अरे अंगिका कौन जानता है, कांवर क्यों? मैंने कहा कि देखिए, ये सुल्तानगंज भी अंग प्रदेश और देवघर भी अंग प्रदेश, क्योंकि मैंने भी बताया, अखबार मैंने पढ़ा था। मैंने कहा जल भी उठता है अंग प्रदेश से और चढ़ता भी अंग प्रदेश में। और यहाँ के बारे में आज तक अंगिका में किसी ने गाया ही नहीं। और हमने गाया, तो हमने जो गाया, भोला घर में चोरी भेले हो भाई, वो गाना हरिद्वार में भी टॉप पे बजा। जिस साल मैंने 96 में गाना गाया था, तो हरिद्वार, हम तो अंगिका गाते हैं, अंगिका का गाना हरिद्वार में भी टॉप पे बजा। मैंने उस टाइम तीसरी कंपनी में सबसे 1 नंबर में ये गाना चला। और कांवर का मार्केट कहां से कहां पहुंच गया। आज बिहार सरकार 10 ठो शिविर लगाती है, 10 शिविर में बॉम्बे के कलाकार गाना गा के जाते हैं, चले फिर को कोई नहीं बुलाता है। जबकि ये मार्केट, कोई कलाकार नहीं जानता था कांवर क्या होता है, कोई कलाकार नहीं जानता था प्रोग्राम क्या होता है। हम अपना पैसा लगा के देवघर मंदिर में प्रोग्राम करते थे, हम अपना पैसा लगा के सुल्तानगंज में प्रोग्राम करते थे, अपना पैसा दे के। और ये मार्केट कितना अच्छा सजाया। आज मार्केट में पैसा है, लोग कमा रहे हैं, हमको कोई सरकार बुलाती ही नहीं। कल मेरा सुल्तानगंज वो अजगबी नाथ से प्रोग्राम आया, तो उन लोगों ने बात की, तो उन लोगों ने क्या कहा मालूम, कि यहाँ जो सरकार का शिविर लगता है उसमें हम लोग जाकर बोलते हैं कि हमारे यहाँ के टॉप के कलाकार हैं, छेले भेरी क्यों नहीं बुलाते हैं? आप बॉम्बे से कलाकार बुलाते हैं। पिछले बार हंसराज जी को शायद बुलाया था, तो हंसराज जी को बुलाया तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है आपने बुलाया, लेकिन हमारे को क्यों अवॉइड किया जाता है? जिससे आप अभी विराटपुर में हमको बुलाया जा रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमने कहा कि लोकल कलाकार भी होंगे, तो ये अच्छी बात है ना। जो छोटा कलाकार होता है बाद में वही बड़ा कलाकार बनता है। छोटे कलाकार को भी सरकार का, समाज का प्रोत्साहन मिलना चाहिए। हम लोग को तो नहीं मिला प्रोत्साहन, फिर भी दहाड़ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं होता। तो छोटे कलाकारों को भी प्रोत्साहित कीजिए। और जब हमारे इलाके का कार्यक्रम है तो सबसे पहला हक तो हमारा बनता है। चलिए बातचीत की बहुत लंबी कड़ी चल रही है, आखिरी सवाल पे हम लोग आ गए हैं जी। और हम वीडियो के माध्यम से आप देख रहे हैं कि हम बात कर रहे हैं सुनील छैला बिहारी, जो गायक हैं, अभिनेता हैं और इस इलाके के मशहूर सेलिब्रिटी हैं। इनका नाम जो है बच्चा से लेकर बुजुर्ग तक सभी लोग जानते हैं। इसी कड़ी में हम बात कर रहे हैं। आखिरी सवाल एक और है जो कई लोगों ने मुझे कहा जी,
एक नाम लेंगे एक जगह का और थोड़ा सा आप शॉर्ट में ही बताएंगे। जी सोनबरसा राज, जी। क्या यादें हैं आपके दिमाग में, जेहन में? अच्छा सोनबरसा राज में जाता था अक्सर। ये हमारे पड़ोसी घर वर देख रहे हैं, इनों का बड़ा रिलेशन सोनबरसा राज में भी लोग रहते हैं। ये जिनका घर है, इनके छोटे भाई सोनबरसा राज में रहते हैं। तो मैं सोनबरसा राज जाता था इन लोगों के साथ घूमने फिरने, और ये अपना इलाका है। जब भी मैं जब बॉम्बे रहने लग गया या रांची रहने लग गया, तो रांची से जब कार्यक्रम करने में आता था तो मुझे इतना अच्छा लगता था कि मुझे लगता था वापस ही नहीं जाऊँ। तो पुरानी यादें हैं, बहुत सारे लोग हैं अपने लोगों का नाम बताऊं क्या? नहीं, नाम नहीं, ठीक है। बहुत सारे लोगों से जब भी आपके यहाँ मैं कार्यक्रम करने भी जाऊंगा तो मैं बहुत लोगों से मिलूंगा। बहुत लोगों का ऐसा प्यार है कि कई बार लोग आने भी नहीं देते हैं। अरे रुको यार, सुनील का क्या है ना कि बहुत लोग आपको स्टार नहीं मानते हैं। नहीं, जरूरी छैला बिहारी मानते हैं, सुनील मानते हैं आपको। जरूरी भी क्यों मानेगा स्टार? हम क्यों? क्योंकि वो आपके इतने करीब रहे हैं ना, आपको इतना मतलब आपके साथ समय बिताए हैं, आपको शुरू से देखे हैं। कहने का मतलब ये है कि स्टार तो आप बाद में, चलिए अलग बात है। स्टार तो मैं अपने आप को अभी भी नहीं समझता हूँ। आप तो मुझे ऐसे ही देखेंगे, पैदल में घूमते रहता हूँ। देखिए, वो आप ऐसे भी मेरे ऊपर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो मैं बहुत साधारण गाड़ी में चढ़ता हूँ। गाड़ी में इसलिए चढ़ता हूँ कि भाई समय बचाने के लिए जरूरी है, वरना मैं तो पैदल ही चलने वाला व्यक्ति हूँ। तो स्टार मैं हूँ नहीं, और मैं स्टार बनना भी नहीं चाहता हूँ। मैं भाई बनना चाहता हूँ, लोगों के दुख दर्द में शामिल होने वाला व्यक्ति बनना चाहता हूँ, और मैं इस तरह का व्यवहार बरकरार रखता हूँ। तो सोनबरसा राज में जो भी इष्ट मित्र हैं, मैं सबको याद करता हूँ। जब जाता हूँ तो लोग आते भी हैं, और वही प्रेम है। अब कल जब जाऊँगा, अभी तो खैर ये पब्लिसिटी हो गई है, तो मुझे पता है कि जब मैं वहाँ जाऊँगा प्रोग्राम करने, और प्रोग्राम करके वापस आऊँगा तो सब रास्ता रोक रोक के मुझे परेशान करेंगे कि उधर लेके जाएंगे, उधर लेके जाएंगे। और जितना मेरे पास समय होता है तो मैं भी खेलता हूँ, चलो ठीक है, घूमते हैं फिरते हैं। तो यादें जुड़ी हुई हैं। सब जगह मैं जाता था, सब जगह मैं जाता हूँ। मैंने आपको पहले बोला कि बुरहानपुर में मैं गया हूँ, मंदिर में मैं कई बार गया हूँ पूजा करने। और सोनबरसा राज में तो बहुत सारे अपने लोग हैं। महोत्सव में जो आने वाले दर्शक हैं या जो भी दर्शक आएंगे, क्या कहना चाहते हैं दर्शकों के लिए? मैं ये कहूँगा कि ठंड तो है, इतनी ठंड है कि सच बात यह है कि आज आपने कहा कि इंटरव्यू करेंगे, तो हम भी मेंटली तैयार थे, लेकिन फिर भी प्रिपेयर नहीं हो पाए। मतलब इतनी ठंड है कि आज नहाए भी नहीं। नहाते धोते तो और थोड़ा अच्छे लगते, फिर भी आपने कहा कि बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो मैं समझ गया कि अच्छा नहीं लग रहा हूँ, इसलिए आपने कहा। और आप भी आए तो आपने भी इधर जाके बाल वाल सही किया, सॉल ओढ़ के आए। इतनी ठंड है कि इसमें इंटरव्यू देने में भी कष्ट है, और आपको प्रोग्राम देखने भी आएंगे तो आपको कष्ट होगा। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि आप आइए, सरकार का कार्यक्रम है, और सरकारी जो गरिमा है, जो सम्यता है, और सरकार का जो गाइडलाइन है, अनुशासन है, उसको भी बरकरार रखेंगे। और उसको बरकरार रखते हुए आपका भरपूर मनोरंजन करेंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आइए। आपको सरकार की तरफ से जो निमंत्रण है वो तो है ही, हमारे तरफ से भी निमंत्रण है। आप जरूर इस कार्यक्रम में आए। और जितने भी मेरे इष्ट मित्र हैं, जो आपने इशारों में चर्चा किया, मैं सबसे कहना चाहूँगा कि आप आइए, वहीं पर हम लोग बात भी करेंगे। और अगर समय मिलेगा तो लौटते टाइम हम लोग मिलेंगे भी। आपको पता है, प्रशासन, जिला प्रशासन की तरफ से जो ये आया, तो उन्होंने कहा कि आपके रहने का इंतजाम हम लोग सहरसा में किए। तो हमने कहा है सहरसा लेके जाइएगा, इधर सोनबरसा राज में कर दीजिएगा कुछ इंतजाम। उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ आपके लायक व्यवस्था नहीं है। तो मैं अभी सोचा कि आपसे बात होने के बाद मैं बोलूँगा कि नहीं, इधर ही कर दीजिए, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा म्यूजिशियन वगैरह को बोल रहे हैं कि थोड़ा आके देख भी लेंगे, कुछ वहाँ के लिए नया नया गाना है, थोड़ा हम लोग देख भी लेंगे, टाइम भी मिल जाएगा कोऑर्डिनेशन करने के लिए। तो सहरसा, सोनबरसा राज से अब मैं जानता हूँ कि सहरसा में अच्छी व्यवस्था होगी, अच्छा होटल होगा, लेकिन अच्छा बुरा क्या होता है, हम भी तो इसी माहौल में रहे हैं, तो कहीं भी जगह मिल जाए तो उतना काफ़ी है। तो मैं खुद ही चाह रहा हूँ कि सोनबरसा राज में ज़्यादा से ज़्यादा समय मैं दे पाऊँ, सोनबरसा राज के लोगों से मैं ज़्यादा से ज़्यादा मिल पाऊँ, इसी बहाने यादें ताज़ा होंगी। और जाते आते तो मैं रहता हूँ, मैं अक्सर, चूँकि मेरी एक आदत है कि मैं स्टारडम में नहीं जीता हूँ, तो मैं जाता हूँ तो किसी को बताता नहीं हूँ, लेकिन मैं जाते रहता हूँ, घूमते रहता हूँ। घूमते। हम भी यही बोलेंगे कि देखिए, ठंडा तो है ही, लेकिन अपना व्यवस्था सब लेके आइए। थोड़ा चद्दर उधर एक आध को ज्यादा ले आइए, कान ढक लीजिए, नाक जो है वो ढक लीजिए, 2-3 को स्वेटर उटर पहन के एकदम टाइट होकर के आइए, बढ़िया से बैठ के देखिए, दोस्तों संग भी देखिए। और जो घर से जो एकदम गरम गरम खाना वाना खा करके, जेब में चिनिया बादाम सब ले करके आइए। मेला वाला में कुछ थोड़ा बहुत मिलवे करता है। नहीं, 5 बजे से शुरुआत है ना प्रोग्राम की शुरुआत कितने बजे होगी? वो तो कार्ड पे लिखा हुआ शायद 5 बजे से। हाँ, हमारे म्यूजिशियन को उन लोगों ने घर से गरम गरम खाना खाइए, बढ़िया से, दिन का खाना जो भी हो, नाश्ता ही कर लीजिए शाम के समय है तो। मेला वाला देखिए, मेला में भी मिलता है गरम गरम, लेकिन कार्यक्रम तो साल में एक ही बार होना है। मौसम तो आते जाते रहेगा, कार्यक्रम रोज थोड़ी ना होगा। चंडिका माँ का आशीर्वाद भी लेना है, सबको लेना है, उन्हीं का आशीर्वाद से हो भी रहा है। तो चलिए, बातचीत को खत्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर,
बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जी। और घर जब जाइएगा कुछ भूले होंगे तो फिर वहाँ जब आएंगे तो वहाँ भी पूछ लीजिएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी हम बात कर रहे थे सुनील छैला बिहारी। काफ़ी काफ़ी कुछ बात किया मैंने। कोशिश किया है बहुत सारी चीज़ों को लेकर के जो है बात को छेड़ने का, सब पे बेबाकी से जवाब दिए हैं। बोलने में तो माहिर हैं ही, गायकी में तो माहिर हैं ही, बोलने में भी माहिर हैं। हाँ, दिन में शुरू किए थे, रात हो गई। और ये जो है थोड़ा ठंड का समय है तो धूप की कमी थी, तो शाम जो है वो हो गई, तो लाइट का सहारा लेना पड़ा। लेकिन आपको जो है दिन और रात पूरा डे नाइट वाला जो है मज़ा जो है दोनों मिलेगा। इंटरव्यू के जो अगर आप फुल इंटरव्यू देख रहे हैं तो डे नाइट वाला जो है वो शुरू होगा। जैसे मैच शुरू नहीं होता है, दिन में शुरू हुआ, रात हो जाता है देखते देखते, तो मैच देखते देखते खा रहे हैं कुछ, तो ठंडी का मौसम है, आप लोग भी कुछ गरम गरम खाते खाते पूरा इंटरव्यू देखिए और सुनिए, और जो भी मन में विचार आता है एकदम लिखिए कमेंट बॉक्स में। कोई दिक्कत थोड़ी है। अपने इलाके के कलाकार हैं, जो भी कहना चाहते हैं, हमसे कुछ कहना चाहते हैं, या आपके मन में कोई सवाल है कि हाँ ये सवाल और मतलब एकदम बताना चाहिए, पूछना चाहिए था, जो मेरे से छूट गया, तो लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। हाँ, अब बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना समय दिए हैं, आखिर तक जो है इंटरव्यू देखे हैं, लगातार प्यार दे रहे हैं, तो एकदम बहुत अच्छा लग रहा है। एकदम दर्शक जो है इतना जितना सपोर्ट कर रहे हैं, हम लोग भी उतना मतलब मेहनत करने की कोशिश कर रहे हैं कि चाहे कितनों ठंड आ जाए, गर्मी आ जाए, बरसात आ जाए, है ना, धूप जो है एकदम जल जाए, पानी में भीग जाए, करते रहते हैं कोशिश। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और स्पेशल धन्यवाद हमारे कैमरामैन मनखुश जी का, जो लगातार जो है मेहनत किए हैं। बहुत मेहनत का काम होता है इतने देर जो है स्थिर होकर के कैमरे को पकड़ना। कैमरामैन मनखुश के साथ अखिल मल्होत्रा, सारसा नाउ।